जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मुक्तक सिंह राठौड़। मॉडर्न हिस्ट्री के इस सेकंड पार्ट के चैप्टर में मैं आपका स्वागत करता हूं, जिसमें 1857 से लेके 1947 के बीच के सारे मेजर इवेंट्स को हम देखेंगे। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने 1857 के रेबेलियन की बात करी थी और साथ ही साथ उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसीज हुई थी उसके बारे में भी बात करी थी। अब हम देखेंगे कि पोस्ट 1857 कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे, और उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट होता है जिसे वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट और इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी कहा जाता है। क्या होता है इसमें? वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट, वर्नैक्युलर का मतलब होता है क्षेत्रीय, रीजनल। वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट एक ऐसा एक्ट था जो 1878 में लॉर्ड लिटन नाम के एक गवर्नर जनरल ने पास किया था। इस एक्ट में ये कहा गया था कि जो वर्नैक्युलर यानी कि रीजनल लैंग्वेजेस के प्रेस हैं, जैसे बंगाली, तमिल, मराठी, गुजराती, इन सारे प्रेस को अखबारों में कोई भी कंटेंट ऐसा नहीं छापना है जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट लोगों की भावनाओं को भड़काता। अगर ऐसा कंटेंट कोई छापता है प्रेस के अंदर तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अब देखिए, ऐसा अंग्रेज क्यों कर रहे थे? दरअसल जैसे जैसे अंग्रेजों का फैलाव भारत में हो रहा था, वैसे वैसे ही भारत के अंदर प्रिंट मीडिया भी बड़ा तेजी से बढ़ रहा था। अब क्योंकि प्रिंट मीडिया बढ़ रहा था तो शुरू में प्रिंट मीडिया सिर्फ अंग्रेजी माध्यम तक लिमिटेड था, लेकिन जैसे जैसे प्रिंट मीडिया का इंडिया में स्प्रेड हुआ तो जो रीजनल लैंग्वेजेस जिसको कॉमन लोग बहुत अच्छे से समझते थे, उसमें भी अखबार और मैगजीन्स पब्लिश होना शुरू हुई। और वहीं पर कई आर्टिकल, कई राइटर्स ने, कई जर्नलिस्ट्स ने ऐसे आर्टिकल्स लिखने शुरू किए जिनको पढ़ने के बाद लोग अवेयर होते थे अपने राइट्स को लेके या ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज को लेके। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात कहूँ कि पॉलिसी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, कि अंग्रेज भारत से दौलत ले रहे हैं, अपने मदर कंट्री इंग्लैंड में पहुंचा रहे हैं और भारत के लोगों के वेलफेयर के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। अब ये बात इंडियंस को समझ में आ गई थी, और इस तरह की बातें जो इंडियंस को समझ में आती थी तो उनके सेंटिमेंट्स ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट भड़कते थे। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि एक बार फिर इंडियंस का किसी भी वजह से उनके अगेंस्ट सेंटिमेंट भड़के और इंडियंस अग्रेसिव हों। इसीलिए अंग्रेज चाहते थे कि क्षेत्रीय यानी कि रीजनल यानी कि वर्नैक्युलर प्रेस के ऊपर वो कंट्रोल लगा दे। उन्होंने किया ये, उन्होंने ये कहा कि भाई जितने भी वर्नैक्युलर प्रेस हैं वो सारे के सारे प्रेस एक सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करेंगे और वादा करेंगे कि वो अपने जर्नल्स में, अपने आर्टिकल्स में, मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में कोई भी ऐसे आर्टिकल्स को नहीं छपने देंगे जो एंटी गवर्नमेंट हो। अगर ऐसे आर्टिकल छपते हैं तो फिर उनको वार्निंग दी जाएगी, और अगर वार्निंग के बाद भी उन आर्टिकल्स को हटाया नहीं जाता या इस तरह के आर्टिकल्स दोबारा छापे जाते हैं तो वो प्रेस जो है, सबसे पहले जो सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट रखा हुआ था उसको जब्त कर लिया जाएगा। उसके बाद भी अगर प्रेस नहीं मानता है तो उस प्रेस को बंद कर दिया जाएगा। इस तरह से क्षेत्रीय भाषाओं के प्रेस को, अखबारों को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश ही वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट होता है, जो लॉर्ड लिटन ने पास किया था। इसका बड़ा विरोध हुआ था इंडिया में, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं इसको। बट लॉर्ड लिटन के बाद में लॉर्ड रिपन आए थे, जो कि रिलेटिवली एक अच्छे गवर्नर जनरल थे। इसीलिए उन्होंने 1881 में इस वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट को वापस ले लिया था और प्रेस को उसकी स्वतंत्रता वापस प्रदान कर दी थी। इसी बीच लॉर्ड रिपन के दौर में भी एक कंट्रोवर्सी हो जाती है जिसको इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी के नाम से जाना जाता है। दरअसल लॉर्ड रिपन के दौर में एक कानून पास होता है। वो कानून ये पास होता है कि कोई भी इंडियन मैजिस्ट्रेट किसी यूरोपियन एक्यूज्ड के केस को ट्राई कर सकता है। बहुत सारे भारतीय बाय दैट टाइम पढ़ लिख कर जुडिशरी में आ चुके थे, जज भी बन चुके थे, लेकिन वो इंडियन जज हमेशा इंडियंस के ही केसेस को ट्राई करते थे, यूरोपियंस के केसेस को यूरोपियंस ही ट्राई करते थे। वहीं दूसरी तरफ इंडियन एक्यूज्ड के केसेस को यूरोपियन जज भी ट्राई करते थे, यानी कि एक यूरोपियन जज इंडियन एक्यूज्ड के केसेस को भी ट्राई कर सकता था और यूरोपियन एक्यूज्ड के केसेस को भी ट्राई कर सकता था। लेकिन एक इंडियन जज सिर्फ इंडियन एक्यूज्ड के केसेस को ट्राई कर सकता था। इसको बदल दिया इल्बर्ट बिल ने,
और बदल के कहा कि अब इंडियन जज भी यूरोपियन एक्यूज्ड के केसेस को ट्राई कर सकता है। लेकिन इसका रिस्पॉन्स ये हुआ, यूरोपियन कम्युनिटी जो भारत में रह रही थी वो डिससेटिस्फाइड हो गई कि हमें इंडियन जजेस के सामने क्यों डाल रहे हो एक्यूज्ड बनाकर, हम एक्यूज्ड हैं तो हमारे को ज़्यादा भरोसा होगा जब हमको कोई यूरोपियन जज सुनवाई करेगा, हमें विश्वास नहीं इंडियन जजेस के ऊपर। और इसीलिए दबाव में आके इस बिल को वापस लेना पड़ा था। जब ये बिल पास हुआ था तो इंडियंस ने इसको ऑब्वियसली बहुत वेलकम किया था, अप्रिशिएट किया था। लेकिन यूरोपियन कम्युनिटी के दबाव में जब ये बिल दोबारा वापस लिया गया तो इंडियन कम्युनिटी फिर गुस्से में आ गई। उन्होंने बोला ये क्या बात हुई, हमको राइट दिया और अभी तुरंत छीन लिया। फिर इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट किया। वो अमेंडमेंट ये किया कि इंडियन जज यूरोपियन एक्यूज्ड के केसेस को ट्राई तो कर सकता है, लेकिन अगर यूरोपियन एक्यूज सेटिस्फाइड नहीं है तो वो अपील कर सकता है इसके अगेंस्ट, और फिर अपील करने के बाद में उस पैनल में एक यूरोपियन जज भी बैठ जाएगा। तो एक तरह से यूरोपियंस को सेटिस्फाई करने की भाई इनिशियली तो एल्बर्ट बिल लाके इंडियंस को अपीज करने की कोशिश थी, लेकिन उसका रिस्पॉन्स यूरोपियन कम्युनिटी ने इतना बड़ा भारी कर दिया कि फिर उसको अल्टीमेटली वापस यूरोपियन कम्युनिटी को अपीज करना पड़ा। सो ये दोनों बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ें हुई थी पोस्ट 1857। लेकिन फिर एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है पोस्ट 1857, दैट इज द राइज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो कि एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट रहे थे, उनको ऐसा लगा कि एक ऐसा मंच होना चाहिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए इंडियंस के लिए जहां पर वो अपनी पॉलिटिकल आवाज को बुलंद कर सके। हालांकि बहुत सारे पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म इंडिया में बन चुके थे कांग्रेस से पहले, आज के बॉम्बे में, आज के कैलकाटा में और आज के मद्रास में, लेकिन ये सारे पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बड़े रीजनल थे अपने नेचर में। इसीलिए एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ये चाहते थे कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप हो जो प्लेटफॉर्म ऑल इंडिया लेवल पे हो, और इसीलिए उन्होंने बहुत सारे एजुकेटेड इंडियंस को अपील किया कि वो आगे आए और इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बने, और इसे ही नाम दिया गया ऑल इंडिया कांग्रेस या ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस या आईएनसी, जो 1885 दिसंबर में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के एफर्ट से बनी थी। ये सारे वो शुरुआती मेंबर्स थे जो कांग्रेस के फाउंडिंग फादर्स कहे जा सकते हैं, और पहले प्रेसिडेंट कांग्रेस के बनते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। बंगाली ओरिजिन के ये स्कॉलर, ये विद्वान फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं कांग्रेस के। बॉम्बे, आज का मुंबई, उस समय का बॉम्बे, यही वो जगह थी जहां इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडेशन हुआ था। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने फाउंडेशन के बाद क्या किया? फ्रॉम इट्स इंसेप्शन टू 1905, यानी कि 1885 से लेकर 1905 तक कांग्रेस का जो फेज था उसे मॉडरेट फेज या मॉडरेट स्टाइल ऑफ वर्किंग भी कहा जाता है, क्योंकि कांग्रेस को बनने में ब्रिटिशर्स ने अपनी मंजूरी दी थी। इसीलिए कांग्रेस अपने किसी भी एक्शन में ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं जा सकती थी। इसीलिए कांग्रेस का काम होता था कि वो लोगों के वेलफेयर की बात करे ब्रिटिशर्स से, लेकिन ब्रिटिशर्स के जस्टिस और ब्रिटिशर्स के सिस्टम के अंदर रहते हुए, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आंदोलन करते हुए नहीं, बल्कि ब्रिटिशर्स के सिस्टम्स को फॉलो करते हुए। कैसे? तो कुछ इस तरह से दे वेर कंप्लीटली, सबसे पहले शर्त ये थी कांग्रेस के मेंबर्स की और कांग्रेस पार्टी के सरवाइव करने की, सस्टेन करने की, कि उनको अपनी लॉयल्टी शो करनी होगी ब्रिटिश सिस्टम और जस्टिस में। दूसरा, इनकी डिमांड्स क्या होती थी? शुरुआती फेज में कांग्रेस किस तरह की डिमांड्स करती थी? अंग्रेजों के प्रति अपनी लॉयल्टी और ट्रस्ट रखते हुए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन थ्रू प्रेस, ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम मिला जाए उनको अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने का। दूसरा, एजुकेशन की ग्रोथ की जाए इंडिया के लोगों के बीच में। तीसरा, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के अंदर इंडिया के लोगों के लिए चीज़ें आसान की जाए, सेंटर इंडिया में बनाया जाए, एज लिमिट बढ़ाई जाए। तो ये पार्टिसिपेशन बड़े इंडिया का सिविल सर्विसेज के अंदर, उसके लिए कोशिश करते थे। प्रमोटिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, भारत के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए। कुछ टैक्सेस जो हटाए जा सकते हैं उन्हें हटाया जाना चाहिए। भारत की आर्मी से ज़्यादा भारत के लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए। भारत के लोगों को हथियार रखने की पाबंदी जो लगाई गई थी आर्म्स एक्ट के थ्रू, उसे हटाया जाए और सेल्फ डिफेंस के लिए भारतीयों को हथियार रखने दिए जाएं।
और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट है उसमें इंडियंस का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए। तो इस तरह के मोटिव्स के साथ में कांग्रेस बनी थी। और कांग्रेस किस तरह से अपना काम करती थी? भाई कांग्रेस को अगर कोई मांग मनवानी होती थी तो कांग्रेस किसी ब्रिटिश ऑफिसर को एप्लीकेशन लिख के दे सकती थी। उसके बाद मीटिंग्स होती थी, मीटिंग्स में अगर कोई नतीजा नहीं निकला तो फिर उसके बाद में पिटीशंस दायर कर सकते थे कोर्ट में गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और उन पिटीशंस के ऊपर सुनवाई हो सकती थी। फेवर में या फेवर में नहीं रिजल्ट आएगा वो अलग बात थी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल तरीकों से अपनी बात मनवाने की कांग्रेस को आज़ादी थी और वो शुरुआती फेज में इसी तरह से काम करते थे। इसको कांग्रेस का मॉडरेट फेज कहा जाता है। लेकिन ये मॉडरेट फेज हमेशा नहीं रहा और इसका बड़ा क्रिटिसिज्म भी हुआ। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, लाला लाजपत राय जो खुद एक कांग्रेस के लीडर थे लेकिन कांग्रेस में रहते हुए भी उनका अप्रोच थोड़ा अलग था। उन्होंने अर्ली कांग्रेस को एक सेफ्टी वॉल्व थ्योरी करार दिया। भाई जिस तरह से प्रेशर कुकर अपने प्रेशर को रिलीज करने के लिए सेफ्टी वॉल्व को ऊपर उठाता है और अपने एक्सेसिव हीट और प्रेशर को रिलीज कर देता है, उसी तरह लाला लाजपत राय ने कहा कि ब्रिटिशर्स ने कांग्रेस को एक सेफ्टी वॉल्व की तरह बनाया कि जब भारत के लोगों का बहुत प्रेशर उसके ऊपर हो जाए तो कांग्रेस ऐसा जताएगी भारत के लोगों को कि हम आपका वेलफेयर करेंगे, हम आपका उद्धार करेंगे, आप हथियार मत उठाओ, आप कोई बड़ा बगावत मत करो सरकार के खिलाफ, और लोगों के प्रेशर को अपने ऊपर लेके उसको रिलीज कर देगी और असलियत में कोई काम नहीं होगा। तो ये सेफ्टी वॉल्व की जो थ्योरी लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के लिए दी थी, ये मॉडरेट कांग्रेस के लिए दी थी कि इनके तौर तरीकों से लोगों के गुस्से को एक चैनलाइज तो कर दिया जाता है। भाई आप मेरे पास बहुत गुस्से में आए कि सर मेरे को उस दोस्त ने, उस लड़के ने बहुत बुरी तरह से जो है मेरे से लड़ाई कर ली, मेरे को कुछ बोल दिया, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं मारने जा रहा हूँ उसको, और अचानक मैं आपको बोलता हूँ कि अरे शांत हो जाओ, तुमको जस्टिस में दिलवा दूंगा, हथियार मत उठाओ, तुम्हारा नुकसान होगा, उसका भी नुकसान होगा, थोड़ा शांति रखो, एक दिन का मुझे टाइम दो, मैं सब सॉर्ट आउट करवा दूंगा। अरे अब मैं सॉर्ट आउट करवाऊं या नहीं करवाऊं, मैंने आपका जो गुस्सा था, एंगर था, उसको तो उस समय रिलीज कर दिया। अब अगर कल मैं आपका मुद्दा सॉर्ट आउट नहीं भी करवाता हूं तो वो जो मोमेंटम आपने अपने अंदर जनरेट किया था, वो जो अग्रेशन आया था, वो एग्रेशन अब नहीं आएगा क्योंकि मोमेंटम टूट गया उसका। तो लाला लाजपत राय का यही कहना था कि ब्रिटिशर्स भारत को लूटे चले जा रहे थे, भारत के लोग गुस्सा में आते थे, लेकिन कांग्रेस ऐसा जताती थी कि वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगी, उनके इश्यूज को एड्रेस कर लेगी। लेकिन सही मायनों में मीटिंग्स के थ्रू, पिटिशंस के थ्रू इतना टाइम लग जाता था कि वो लोगों का गुस्सा कहीं डूब जाता था, ठंडा पड़ जाता था। तो अंग्रेजों ने कांग्रेस को अपनी सेफ्टी वॉल्व की तरह यूज किया था। कम से कम ये बात कांग्रेस के लिए उसके मॉडरेट फेज में तो बिल्कुल सही तौर पे कही जा सकती है, और यही बात लाला लाजपत राय जी ने कही थी। लेकिन कांग्रेस हमेशा एक मॉडरेट नहीं रही। कांग्रेस के अंदर कुछ ऐसे लीडर्स आए और कुछ ऐसे इवेंट्स हुए भारत के इतिहास में जिसकी वजह से ये मॉडरेटिज्म जो था ये खत्म हुआ, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल ने। अगर आप इस नक्शे को देखो, देखिए मैंने बंगाल के बारे में आपको बताया था कि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रोविंस हुआ करता था। यहाँ पे अगर हम बंगाल को देखें, बंगाली स्पीकिंग रीजन को देखें इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, तो आज हम देखते हैं कि एक कंट्री बांग्लादेश है और एक भारत का एक राज्य है वेस्ट बंगाल। लेकिन किसी ज़माने में ब्रिटिश पीरियड में ये एक ही हुआ करते थे, ये कोई अलग अलग नहीं हुआ करते थे। ये क्या हुआ करते थे, ये एक ही हुआ करते थे, बॉर्डर नहीं थी उनके बीच में, जो यहाँ पे आपको दिख रही है। लेकिन ब्रिटिशर्स ने 1905 में बंगाल का पार्टीशन किया। लॉर्ड कर्जन नाम के गवर्नर जनरल ने बंगाल को बांटा। क्यों बांटा? भाई ये कह के बांटा कि बंगाल का जो वेस्टर्न हिस्सा है वो बहुत डेवलप कर गया, बहुत ग्रो कर गया है, लेकिन बंगाल के ईस्टर्न हिस्से में अभी भी एग्रेरियन कल्चर है और वहां पे भी डेवलपमेंट करना होगा, और इसलिए उसके लिए अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन लागू करना होगा। और अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन लागू करने के लिए इनको डिवाइड करना होगा। लेकिन सही मायनों में ये डिवीजन कुछ इस तरह का डिवीजन था कि बंगाल के वेस्टर्न हिस्से में हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा थी और बंगाल के ईस्टर्न हिस्से में मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी। तो ये आरोप अंग्रेजों के ऊपर कई पॉलिटिशियंस ने भारत के लगाया कि सही मायनों में ये डिवीजन कोई रीजन का डेवलपमेंट के लिए डिवीजन नहीं है, बल्कि हिंदूज और मुस्लिम्स का डिवीजन है, क्योंकि वेस्ट में रहने वाले हिंदूज इस बात को अप्रिशिएट नहीं करेंगे
कि इस ईस्ट को हमसे डिवाइड कर दिया गया, क्योंकि ईस्ट में खेती बाड़ी होती थी, रॉ मटेरियल निकलता था, वो रॉ मटेरियल वेस्ट में आता था और वेस्ट में इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होता था। लेकिन पार्टीशन के बाद वही रॉ मटेरियल वेस्ट के लोगों को महंगा मिलेगा, इसीलिए सीधी सी बात है कि वेस्ट के लोग अपोज करेंगे इस पार्टीशन को, क्योंकि उनको इकोनॉमिकली भी लॉस हो रहा था। और जब वेस्ट के लोग इस पार्टीशन को अपोज करेंगे तो अंग्रेज इसको ऐसा प्रोजेक्ट करेंगे कि देखो मुस्लिम्स की डेवलपमेंट हो रहा, उनका ग्रोथ हो रहा है, ये हिंदूज को पसंद नहीं आ रहा। तो ये वेस्ट को पसंद नहीं आ रहा है कि ईस्ट का ग्रोथ हो रहा है। हालांकि वेस्ट इसलिए अपोज नहीं कर रहा है कि ईस्ट में मुस्लिम्स हैं वो ग्रो कर रहे हैं, वेस्ट इसलिए अपोज कर रहा है क्योंकि उसका जो फाइनेंशियल लॉस हो रहा था उसको वो होने नहीं देना चाह रहा था। लेकिन अंग्रेजों ने इसको ऐसा प्रोजेक्ट किया कि हिंदूज नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम्स ग्रो करें, इकोनॉमिकली ग्रो करें, उनके इलाके में बड़े शहर बने, जैसे कि वेस्ट में कैलकाटा बना हुआ है। और अंग्रेजों ने ये काम बड़े सक्सेसफुली कर लिया, क्योंकि इनिशियली कांग्रेस ने इसको बड़ा अपोज किया बंगाल के पार्टीशन को, लेकिन अंग्रेजों ने इसी के रिस्पॉन्स में मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश कर दी। उन्होंने मुस्लिम्स को ये कहा कि देखो हमने तुम लोगों के ग्रोथ के लिए पार्टीशन किया, लेकिन हिंदुओं को ये बात जमी नहीं, और हिंदुओं ने देखो कितने आंदोलन किए, ये किया वो किया, तुमने क्या किया, तुम्हारी आवाज़ कहाँ है? कोई है ऐसा पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म जो तुम्हारी आवाज़ बन सके? और अगर नहीं है तो अपनी आवाज़ खुद बनाओ। और इसीलिए मुस्लिम लीग को सेटअप कर दिया गया। तो बंगाल के पार्टीशन ने एक हमेशा हमेशा के लिए दरार डालने की, इस जिसको हम बोलते हैं डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स की शुरुआत करी भारत के अंदर। और ये इसके बारे में शुरू से ही कांग्रेस के कई मेंबर्स बहुत क्लियर थे कि ये पार्टीशन कोई डेवलपमेंट के लिए नहीं किया गया है, हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में एक रिफ्ट क्रिएट करने के लिए पार्टीशन किया गया है। और इसीलिए कांग्रेस के कई मेंबर्स ने इसको बहुत ही अग्रेसिवली अपोज किया, और यही वजह थी कि ये अग्रेशन कांग्रेस के अंदर एक्सट्रीमिज्म लेके आया, वो मॉडरेटिज्म से बाहर निकले। दूसरा, ब्रिटिशर्स इस पूरे मॉडरेट फेज में कोई सिग्निफिकेंट पब्लिक वेलफेयर का काम नहीं कर सके, ना ही वो भारत के पॉलिटिकल पार्टीज को कोई खास पॉलिटिकल कंसेशन प्रोवाइड कर सके। और साथ ही साथ में बहुत तेजी से इंडिया का वेस्टर्नाइजेशन होने लग गया, खासतौर पे कल्चरल वेस्टर्नाइजेशन। इन तीन फैक्टर्स के चलते कांग्रेस के अंदर बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय जैसे रूलर्स ने इस बंगाल के पार्टीशन को एक टूल की तरह यूज करते हुए एक्सट्रीमिज्म की शुरुआत करी। और उन्होंने कहा कि अंग्रेजों से अगर अपनी बात मनवानी है तो ये पैम्फलेट्स के थ्रू, मीटिंग्स के थ्रू, एप्लीकेशन के थ्रू, पिटीशन के थ्रू नहीं हो सकता। इसके लिए हमको मासेस को अपने साथ लाना पड़ेगा और सड़क पे उतर के प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, बॉयकॉट करना पड़ेगा, नॉन कोऑपरेट करना पड़ेगा, तब इन अंग्रेजों को अक्ल आएगी। एक नया तरीका था, कांग्रेस एक नए तरीके को लेके आई थी अपनी बात मनवाने के लिए, जिसको हम कहते हैं पैसिव रेजिस्टेंस। एक्टिव रेजिस्टेंस तो वो हो जाएगा जब हथियार उठा लिए, लेकिन ये था पैसिव रेजिस्टेंस। और इसी पैसिव रेजिस्टेंस के साथ में कांग्रेस के कुछ लोग बन गए एक्सट्रीमिस्ट्स, और कई पुराने लोग थे जो अभी भी पुराने तौर तरीकों में विश्वास रखते थे, उन्हें कहा गया मॉडरेट। तो इस तरह से ये कांग्रेस दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। ज्यादातर यंग मेंबर कांग्रेस पार्टी के एक्सट्रीमिज्म को सपोर्ट कर रहे थे, पुराने मेंबर्स मॉडरेटिज्म को ही सपोर्ट कर रहे थे। फिर बात आती है स्वदेशी मूवमेंट की, कि अब जो एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने बंगाल के पार्टीशन के अगेंस्ट, बंगाल के पार्टीशन के चलते ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक बड़ा मूवमेंट लॉन्च कर दिया, जिसे हम स्वदेशी मूवमेंट के नाम से जानते हैं। वैसे तो स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत एक कल्चरल मूवमेंट के तौर पे हुई थी बंगाल के पार्टीशन के बहुत पहले, कि भैया हम इतना विदेशी माल यूज कर रहे हैं, हमको अपने स्वदेशी माल को भी बढ़ावा देना चाहिए, ताकि हमारा व्यापार व्यवसाय, हमारे व्यापारियों को भी आमदनी हो और हमारी जो वस्तुएं हैं उनकी वैल्यू बनी रहे हमारे कल्चर के अंदर, हमारा कल्चर भी बना रहे। लेकिन जब बंगाल का पार्टीशन हुआ तो यही कल्चरल मूवमेंट एक पॉलिटिकल मूवमेंट में तब्दील हो गया, और साथ ही साथ देखते ही देखते बंगाल और कई दूसरे आसपास के इलाकों में फैल गया। कुछ हद तक बॉम्बे, कुछ हद तक यूपी, और ज्यादातर बंगाल के अंदर ये मूवमेंट बहुत फैला, जिसमें एजुकेटेड मिडिल क्लास स्टूडेंट्स जैसे लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
इस मूवमेंट ने काफ़ी मोमेंटम गेन तो कर लिया था, लेकिन 1908 में इस मूवमेंट से जुड़े हुए ज़्यादातर लीडर्स गिरफ्तार हो गए। बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर लिया और उनको जेल में डाल दिया 6 साल के लिए। विपिन चंद्रपाल, अरविंदो घोष जैसे लीडर्स को पकड़ लिया, एक एक 1.5 साल ये लोग भी जेल में रहे। और एक और लीडर लाला लाजपत राय भी गिरफ्तार हो जाते, लेकिन वो एस्केप कर गए और वो उस समय फॉरेन कंट्री में चले गए। तो इस मूवमेंट के जितने भी लीडर्स थे वो सब तितर बितर कर दिए गए, जिसकी वजह से मूवमेंट मोमेंटम अपना ब्रेक कर जाता है। इसी बीच मुस्लिम लीग का एस्टैब्लिशमेंट हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अंग्रेजों ने मोटिवेट किया एजुकेटेड मुस्लिम्स को कि आप भी अपना पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म तैयार करो जिसमें मुसलमानों की बात हो सके। 1906 में ढाका के अंदर ऐसा ही पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनता है जो मुस्लिम लीग के नाम से जाना जाता है। अब यहां पे प्रॉब्लम ये नहीं थी कि मुस्लिम लीग बना, प्रॉब्लम ये थी कि मुस्लिम लीग का डे 1 से एजेंडा नेशनलिज्म की तरफ था ही नहीं। मुस्लिम लीग का डे 1 से एजेंडा मुस्लिम्स के लिए ही था। ये पार्टी बनी ही इसलिए थी कि मुस्लिम्स का अपलिफ्टमेंट हो सके, मुस्लिम्स का वेलफेयर हो सके। वहीं उसके मुकाबले कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जो सभी के वेलफेयर की बात करती थी। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि सिर्फ हिंदूज का ही वेलफेयर होना चाहिए या मुस्लिम्स का। वो देखते भी नहीं थे डिवाइड करके भारत के लोगों को। उनके लिए भारत के लोग सब एक थे। लेकिन मुस्लिम लीग को अंग्रेजों ने ऐसा खड़ा कर दिया कि ये सिर्फ मुसलमानों की बात करेंगे, और इससे एक डिवीजन की पॉलिटिक्स का राइज हुआ भारत के अंदर। इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, सारे तमाम बड़े कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी से 1 साल पहले, जिसको सूरत स्प्लिट ऑफ कांग्रेस कहा जाता है। दरअसल कांग्रेस में एक्सट्रीमिज्म और मॉडरेटिज्म दोनों, मॉडरेटिज्म तो पहले से था, एक्सट्रीमिज्म का बड़ा तेजी से राइज हुआ था। इसीलिए कांग्रेस के बहुत सारे यंग मेंबर्स चाह रहे थे कि इस बार कांग्रेस का प्रेसिडेंट कोई एक्सट्रीमिस्ट लीडर बने, और इसीलिए सूरत, जो कि गुजरात का एक शहर है, ताप्ती नदी के किनारे एक सभा हुई थी। इसी सभा के अंदर एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के फॉलोअर्स और मॉडरेट लीडर्स के फॉलोअर्स के बीच में तनातनी हो गई, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, और एक कॉन्फ्लिक्ट जो था ये हाथापाई में तब्दील हो गया। और ये हाथापाई में जो कॉन्फ्लिक्ट तब्दील हो गया, पुलिस बुलानी पड़ी, बहुत से लोग गिरफ्तार हुए, और इसी मंच पे पहली बार ये सबके सामने बात जाहिर हो गई कि अब कांग्रेस एक पार्टी नहीं रही। कांग्रेस में कुछ लोग हैं जो गरम दल के हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, कुछ हैं जो नरम दल के हैं, मॉडरेट्स हैं, और ये डिवीजन क्लियर हो गया। तो कांग्रेस का यहां पे स्प्लिट हो जाता है। और इसी बीच एक इंपॉर्टेंट रिफॉर्म अंग्रेज बना देते हैं, जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म या फिर गवर्नमेंट, या फिर जिसे कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, भारत सरकार अधिनियम 1909। अब इसमें सबसे ज्यादा याद रखने लायक बात जो है हमारे लिए वो ये है कि इसमें अंग्रेज क्या कर रहे हैं, अंग्रेज ये कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भारत के वो इलाके जहां पे मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, जहां पे मुस्लिम्स ज्यादा नंबर्स में हैं, वहां पे सिर्फ मुस्लिम्स ही इलेक्शन में खड़े होंगे और मुस्लिम्स ही उनके लिए वोट करेंगे। मतलब वहां पे रहने वाली नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन अब इलेक्शन के अंदर कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखेगी, कोई पार्टिसिपेशन नहीं रखेगा। पंजाब, जो आज के पाकिस्तान के इलाके वाला पंजाब है वो, और बंगाल, ये दोनों इलाके, जो आज का बांग्लादेश वाला बंगाल है, ये दो ऐसे इलाके थे जहां मुस्लिम मेजॉरिटी थी, और इन दोनों इलाकों में ये एक्ट लागू किया गया था। ये एक्ट किसी भी सूरत में कोई जस्टिफाइड एक्ट नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपने एक ऐसे इलाके में जहां पर मुस्लिम्स मेजॉरिटी में हैं उन्हीं को राइट दे दिए सारे, और जो नॉन मुस्लिम्स थे उनके राइट ही छीन लिया आपने सारे। तो ये कोई जस्टिफाइड नहीं था। कांग्रेस ने इसको अपोज भी किया, मुस्लिम लीग ने इसको बहुत वेलकम किया, बट ब्रिटिशर्स यही तो चाहते थे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग को आपस में लड़ा दो, और जब ये आपस में लड़ने लग जाएंगे तो हमारे लिए इनको रूल करना आसान हो जाएगा। इसी को तो कहते हैं डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। तो इस तरह से मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स मुस्लिम्स को बहुत पसंद आए, कांग्रेस ने इसको अपोज किया, लेकिन अंग्रेजों ने तो इसको लागू करके ही माना।
उसके बाद में अगला इंपॉर्टेंट इवेंट मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री में होता है जिसको लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है, जो 1916 में होता है। अच्छा, 1909 से लेकर 1916 के बीच में भी कुछ थोड़े बहुत माइनर इंपॉर्टेंस की घटनाएं होती, जैसे कि 1911 में अंग्रेज कैपिटल ट्रांसफर करते हैं कलकत्ता से न्यू दिल्ली। 1911 के अंदर दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा दरबार लगता है, और बंगाल का मजे की बात यह है कि वो बंगाल जिसका डेवलपमेंट के नाम पे ब्रिटिशर्स ने डिवीजन किया था ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल के बीच में, उस डिवीजन को अंग्रेज खत्म कर देते। अब मजे की बात है कि अगर आपने डिवीजन किया था ये बोल के कि उसको डेवलप करेंगे ईस्टर्न पार्ट को, तो उस ईस्टर्न पार्ट को डेवलप किए बगैर आपने उसको यूनाइट क्यों कर दिया, वापस से उसका रीयूनियन क्यों कर दिया। सीधी सी बात थी, यहाँ पे अंग्रेजों का ऑब्जेक्टिव था हिंदूज और मुस्लिम्स को लड़ा देना आपस में, जो वो कर चुके थे, और उसके बाद में रीयूनियन करने के बाद ये लड़ाई और भड़कने वाली थी, क्योंकि अब मुस्लिम्स डिससेटिस्फाई होने वाले थे, क्योंकि अंग्रेजों ने कहा कि भाई हिंदुओं की डिमांड थी तो हमको रीयूनियन करना पड़ा। कांग्रेस हमको लगातार पुश कर रही थी रीयूनियन करने के लिए, तो अब हमको मजबूरी में करना पड़ा रीयूनियन। तो इस तरह से बंगाल को यूज किया टूल की तरह अंग्रेजों ने हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में हमेशा हमेशा के लिए एक रिफ्ट डेवलप करने की खातिर, और सक्सेसफुली उसको कर दिया। इसी बीच 1914 में वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। वर्ल्ड वॉर के शुरू होने का भारत के ऊपर भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, और ये इम्पैक्ट हमको 1916 के लखनऊ पैक्ट में दिखाई देता है। दरअसल लखनऊ पैक्ट में होता क्या है, लखनऊ पैक्ट में मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो अब तक लड़ते आ रहे थे वो हाथ मिला लेते। 1908 में बाल गंगाधर तिलक जेल में जाते हैं। 1914 में बाल गंगाधर तिलक की 6 साल की सजा पूरी हो जाती। बर्मा में मंडलय नाम की जगह थी, वहां पे वो जेल में जाते हैं और जेल में एक किताब लिखते हैं, गीता रहस्यम। जेल के 6 साल का भी वो सदुपयोग करते हैं और एक गीता रहस्यम नाम की बुक लिखते हैं। जेल से जब रिलीज होते हैं और भारत के पॉलिटिकल सिनारियो के ऊपर नजर दौड़ाते हैं, समझ जाते हैं कि अंग्रेज क्या कर रहे हैं, हिंदूज और मुस्लिम्स को डिवाइड कर रहे हैं मुस्लिम लीग और कांग्रेस के नाम पे। इमीडिएटली बाल गंगाधर तिलक एक्शन में आते हैं, मुस्लिम लीग के लीडर्स से बात करते हैं, कांग्रेस के लीडर्स से बात करते हैं और दोनों के बीच एक समझौता करवा देते हैं। अब मुस्लिम लीग जो अब तक कांग्रेस को अपोज करती आई थी, समझौता क्यों करती है? क्योंकि वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज जिस एक देश के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे, वैसे तो कई देश थे अंग्रेजों के खिलाफ, जर्मनी थे, जर्मन्स थे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करने वाले, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई कर रहा था, लेकिन एक और एम्पायर था जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई कर रहा था, वो था ऑटोमन टर्किश एम्पायर। ये ऑटोमन टर्किश एम्पायर आज के ईरान, आज के इराक, आज के मिडिल ईस्ट, आज के टर्की में फैला हुआ था, और ये मुस्लिम एम्पायर था। यहाँ का सुल्तान, यहाँ का राजा खलीफा कहलाता था, जो मुस्लिम्स का सिंबॉलिकली रिलीजियस हेड हुआ करता था। अब अंग्रेजों को इस बात का डर था कि ऑटोमन टर्किश एम्पायर हार जाएगा तो खलीफा भी खत्म हो जाएगा। मुसलमान चाहते थे कि उनका खलीफा बना रहे, उन्हें अच्छा लगता था ये देख के कि उनका एक खलीफा हो। लेकिन अंग्रेज इस बारे में मुस्लिम लीग को कहते थे कि तुम इस पछड़े में मत पड़ो कि कई हजार किलोमीटर दूर हम क्या कर रहे हैं, तुम्हारे लिए हम क्या कर रहे हैं वो तुम ध्यान दो यहाँ पे। लेकिन मुस्लिम्स तो ये मानते थे कि कई हजार किलोमीटर दूर भी हमारा खलीफा है, और अंग्रेज उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, उसके खिलाफ लड़ाई कर रहे। तो मुस्लिम लीग जिसको अंग्रेजों ने ही बनाया था, वो मुस्लिम लीग अंग्रेजों से नाराज हो गई। इसी नाराजगी का फायदा उठा के बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस से इनकी दोस्ती करवा दी। दोस्ती ये करवाई कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि भाई कांग्रेस भी आपकी खलीफा के डिमांड को सपोर्ट करेगी। अच्छी बात है भाई, बदले में अगर कांग्रेस अंग्रेज सरकार के खिलाफ कोई बात करती है, आंदोलन चलाती, तो मुस्लिम लीग मुसलमानों को उसके सपोर्ट में लेके आएंगे, अगेंस्ट में नहीं लेके जाएंगे। जैसे स्वदेशी मूवमेंट में हुआ था कि कांग्रेस ने तो पूरी ताकत से मूवमेंट किया, लेकिन मुस्लिम लीग ने मुस्लिम्स को कहा कि आप इस मूवमेंट में मत आओ क्योंकि अपने लिए ठीक नहीं है। तो बहुत सारे मुस्लिम्स क्योंकि उस मूवमेंट में नहीं आए, इसलिए वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। एक रीजन है मूवमेंट के सक्सेसफुल नहीं होने का, और भी कई रीजन है, बट कई में से एक ये भी रीजन है। लेकिन अब बाल गंगाधर तिलक का यही कहना था कि मुस्लिम लीग भी मुस्लिम्स को अंग्रेजों के खिलाफ होने वाले किसी भी कांग्रेस के मूवमेंट में शामिल करवाए, और मुस्लिम लीग ने इस बात को मान लिया, कांग्रेस ने भी इस बात को मान लिया कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट को अब अपोज नहीं करेंगे।
तो मुस्लिम लीग खुश हो गई कि आप सेपरेट इलेक्टोरेट को अपोज नहीं करोगे, कांग्रेस भी खुश हो गई कि आप भी अंग्रेजों के खिलाफ हमारा सपोर्ट करोगे, तो दोनों ने हाथ मिला लिए यहाँ पे। इसी को लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। इसी लखनऊ पैक्ट में एक यंग लॉयर आए थे जिनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, जो साउथ अफ्रीका के अंदर कई सालों से रह के पॉलिटिकल एक्टिविज्म सीख चुके थे, और वो यहाँ पे मौजूद थे इस सभा के अंदर, इस लखनऊ के पैक्ट के अंदर। और वहीं पर उनको चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ला मिले, और उन राजकुमार शुक्ला ने इन मोहनदास करमचंद गांधी के साउथ अफ्रीका के अंदर पॉलिटिकल एक्टिविज्म को देखते हुए उनसे ये कहा कि आप चंपारण के एक्सप्लॉइटेड किसानों के लिए भी कुछ वैसा ही सत्याग्रह करो, वैसी ही लड़ाई करो जैसी आपने साउथ अफ्रीका में इंडियंस के राइट्स को एस्टैब्लिश करने के लिए वहाँ के अंग्रेज़ों से करी थी। और इस प्रोसेस में गांधी जी का पॉलिटिकल करियर भी भारत में शुरू होता है। तो ये लखनऊ पैक्ट उन दोनों मायनों में बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। जब लखनऊ पैक्ट हुआ था तब एक और इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट हो रहा था भारत में, जिसे होम रूल लीग कहा जाता है। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये आपने सभी सुना होगा, सभी ने सुना होगा ये बात। बाल गंगाधर तिलक के कहे हुए ये वर्ड्स हैं, लेकिन हमको ये समझना होगा कि यहाँ पे स्वराज का मतलब क्या है। यहाँ पे स्वराज का मतलब आज़ादी नहीं है, यहाँ पे स्वराज का मतलब डोमिनियन स्टेटस है। डोमिनियन स्टेटस यानी कि ऐसा रूल जहाँ पे ब्रिटिशर्स भारत को छोड़ देंगे और अपनी मदर कंट्री में चले जाएंगे, लेकिन उनका होल्ड भारत पे बना रहेगा। पॉलिसीज़ वो भारत को लेके बनाएंगे, लेकिन उन पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट करने का काम भारत के लोग करेंगे। यानी कि स्वराज का मतलब या डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये है कि अंग्रेज भारत को छोड़ दें, इंग्लैंड से भारत को लेके पॉलिसीज बनाते रहें और भारत के लोग उसको यहीं पे एग्जीक्यूट करते रहेंगे। तो ये एक तरह से काफ़ी कुछ इंडिपेंडेंस जैसा ही था, बट इंडिपेंडेंस नहीं था। बट यही उस समय की डिमांड थी। उस समय कंप्लीट इंडिपेंडेंस के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तो स्वराज की डिमांड को होम रूल भी कहा जाता था, और इसी की मांग करते हुए बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग को सेटअप किया 1914 में, और इसी के साथ होम रूल मूवमेंट की शुरुआत भी हुई। ठीक इन्हीं की तरह एनी बीसेंट नाम की एक एक्टिविस्ट ने भी होम रूल लीग को सेटअप किया था। एनी बीसेंट एक आयरिश लेडी थी जो कि इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल से काफ़ी हमदर्दी रखती थी, और वो इंडिया आ गई थी। कुछ रिलीजियस एक्सप्लोरेशन और रिलीजियस रिसर्चेस की वजह से वो भारत आई थी, क्योंकि वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की भी मेंबर थी, और थियोसॉफिकल सोसाइटी एंशंट इंडियन रिलीजन्स को स्टडी किया करता था। लेकिन भारत में आने के बाद भारत के पॉलिटिकल एक्टिविज्म से भी वो जुड़ गई, और उन्होंने भी बाल गंगाधर तिलक के साथ में एक अपनी अलग होम रूल लीग बना ली थी, और इन दोनों ने होम रूल मूवमेंट 1914 से लेकर 1920 के बीच में चलाया। हालांकि बाल गंगाधर तिलक की डेथ जब 1920 में होती है तो ये होम रूल मूवमेंट भी कमज़ोर पड़ जाता है और आगे गति नहीं कर पाता। लेकिन इस बीच गांधी जी का राइज हुआ था, और गांधी जी ने 1917 में चंपारण में किसानों को उनका हक दिलवाया। जो ज़बरदस्ती जिनसे नील उगवाई जाती थी, इंडिगो कल्टीवेशन करवाया जाता था, उन किसानों के इलाकों में जाके उनके नुकसान का जायज़ा लेके अंग्रेज सरकार को बाध्य किया कि वो उनको कॉम्पनसेशन भी दें और फोर्सफुल कल्टीवेशन भी बंद हो। 1918 में उन्होंने अहमदाबाद के अंदर कुछ मिलों के अंदर काम करने वाले मजदूरों को, जिनको 35% एक्स्ट्रा वेजेस देने का प्रॉमिस किया गया था प्लेग के बीमारी के दौर में काम करने पर, जो नहीं दिया जा रहा था, उनके लिए हंगर स्ट्राइक करी, और हंगर स्ट्राइक करके उनको उनका राइट दिलवाया। और 1918 में ही उन्होंने गुजरात के खेड़ा में कम बारिश की वजह से नुकसान में आए किसानों के कर्ज को भी माफ करवाया। तो एक के बाद एक 3 बड़े आंदोलन करके गांधी जी भारत में एक बहुत बड़े हीरो के रूप में बन चुके थे, और उनका पॉलिटिकल एक्टिविज्म भी भारत के अंदर शुरू हो चुका था। इसी बीच कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो भुला ही दिए जाए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन भुलाए से भी कभी नहीं भूलते, जैसे रॉलेट एक्ट और उसी के साथ जलियांवाला बाग मैसेकर। दरअसल ये वो दौर भी था जब क्रांतिकारी घटनाएं भारत के अंदर बहुत बढ़ गई थी। क्रांतिकारियों के ऊपर पूरी तरह से लगाम लगाने के लिए अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट पास किया था। रॉलेट एक्ट ये कहता था कि कोई भी ऐसा शख्स
जिसके ऊपर क्रांतिकारी गतिविधियों में पार्टिसिपेशन होने का सस्पिशन हो, उसको सस्पिशन के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश भी नहीं करना होगा, अनसर्टन पीरियड तक उसको गिरफ्तार करके रखा जा सकता है, और जब वो रिलीज किया जाएगा उसके बाद भी उसको पॉलिटिकल और सोशल गैदरिंग्स में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं होगी। तो इसको काला कानून कहा गया भारत के अंदर, जिसमें नो अपील, नो वकील, नो दलील। न इस गिरफ्तारी के खिलाफ गिरफ्तार होने वाला पर्सन कोर्ट में अपील भी नहीं कर सकता था। तो नो अपील, नो वकील, नो दलील। एक बार अगर अंग्रेजों को लग गया कि आप क्रांतिकारियों के साथ जुड़े हुए हो तो पकड़ के जेल में डाल देंगे और तब तक रखेंगे जब तक उनका मन करेगा। हालांकि लगभग 2 साल तक की उसकी एक लिमिट थी, लेकिन इसके चलते कई लीडर्स गिरफ्तार हुए भी। और ऐसे ही 2 लीडर्स गिरफ्तार हुए थे, डॉक्टर सत्यपाल चौधरी और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। ये दोनों ही पंजाब के लीडर्स थे और इनकी गिरफ्तारी से पंजाब के लोग बहुत दुखी थे। इसीलिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन पंजाब के बहुत से लोगों ने यह तय किया कि पीसफुली इन गिरफ्तारियों के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे अमृतसर के जलियांवाला बाग में जाके। हालांकि मार्शल लॉ लागू हो चुका था पंजाब में और किसी को भी इकट्ठा होने की परमिशन नहीं थी, लेकिन ये लोगों ने इन्होंने तय किया कि ये वायलेंस नहीं करेंगे और अपनी प्रोटेस्ट को और ज़्यादा ऑथेंटिक बनाने के लिए अपने साथ स्त्रियों को और बच्चों को भी ले गए। लेकिन जनरल डायर, जो कि बिल्कुल भी नाफरमानी बर्दाश्त नहीं करना चाह रहा था लोगों की, उसको जब पता चला कि मार्शल लॉ लागू होने के बाद भी लोगों ने भीड़ इकट्ठी करी और एक गार्डन के अंदर इकट्ठा हुए हैं, उन्हें इकट्ठा होने दिया उसने। और उसके बाद एक ही एंट्री और एक ही एग्जिट जो उस गार्डन का था, वहाँ पे जाके अपने गनर्स को ले गया और अपने राइफलमैन को ले जाके वहाँ पे उनको ऑर्डर्स दिए शूट करने के। आप सभी जानते हो कि इनडिस्क्रिमिनेटली शूट किया गया था और सरकारी आंकड़े के हिसाब से 400 लोग मारे गए थे, लेकिन अनऑफिशियली 1000 से ज़्यादा हताहत हुए थे इस जलियांवाला बाग मैसेकर के अंदर। और इसका भारत में बड़ा गजब का रिस्पॉन्स हुआ। भारत के लोगों ने इसको बहुत ही एक डेडली एक्ट माना, इसको एक ऐसा एक्ट माना जो कि मॉडर्न सिविलाइजेशन के कंप्लीटली अगेंस्ट था। बैरबरिज्म के टाइम का कोई एक्ट लग रहा था, जब पुराने ज़माने में कोई राजा, नवाब या सुल्तान लोगों के गले काट दिया करते थे। कुछ ऐसा ही एक्ट भारत के लोगों ने उसको माना और उसके अगेंस्ट बेहतरीन प्रोटेस्ट भी हुआ। और सबसे बड़ा इवेंट उसके अगेंस्ट होता है जिसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। 1920-21 के दरमियान गांधी जी ने इसको प्लान किया, जलियांवाला बाग मैसेकर का बदला लेने के लिए भी, और साथ ही साथ जो खिलाफत मूवमेंट मुसलमानों का चल रहा था, क्योंकि अब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुका था और जैसा कि मुसलमानों का अंदेशा था वो सच हुआ, खलीफा की पोजीशन ख़त्म हो गई। अब मुसलमानों की मांग थी अंग्रेज़ों से कि एक बार फिर आप किसी को खलीफा अपॉइंट करो, खलीफा की पोजीशन को खाली मत रहने दो। लेकिन अंग्रेज़ों ने मुसलमानों की इस मांग को नहीं माना। तो एक तरफ जहां मुसलमान अंग्रेज़ों के खिलाफ खिलाफत मूवमेंट कर रहे थे, ये खिलाफत का मतलब ऑपोजिंग नहीं है, ये खिलाफत का मतलब होता है रीस्टोरेशन ऑफ खलीफा, खलीफा की पोजीशन को रीस्टोर करना के लिए खिलाफत मूवमेंट किया गया, बट अंग्रेज़ों के खिलाफ हुआ था। तो इस खिलाफत मूवमेंट में मैक्सिमम मुस्लिम पॉपुलेशन ऑलरेडी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थी। जलियांवाला बाग मैसेकर की वजह से रेस्ट ऑफ द कंट्री भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गया। इसलिए गांधी जी ने दोनों ही मूवमेंट को एक बना दिया और गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट छेड़ दिया कि भाई जो भी इंडियन हैं वो ब्रिटिश गुड्स यूज़ नहीं करेंगे, उसको बॉयकॉट करेंगे। जितने भी भारतीय नौकरियां कर रहे हैं अलग अलग कैपेसिटी में अंग्रेज़ों के यहाँ पे, वो सब अपनी नौकरियां छोड़ देंगे। गांधी जी का ये सोचना था कि हिंदुस्तानियों के दम पर ही ब्रिटिशर्स हिंदुस्तान पे रूल कर रहे हैं और ये हिंदुस्तानी अगर अपना हाथ खींच लेंगे ब्रिटिशर्स के ऊपर से तो ब्रिटिशर्स रूल नहीं कर पाएंगे। बात सही भी थी। और जब गांधी जी के इस आह्वान पे सारा देश खड़ा हो गया तो वाकई में अंग्रेज़ हिल गए और ऐसा लगने लग गया कि 1 साल के अंदर अंदर स्वराज आ जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि स्वराज आ जाएगा, इंडिपेंडेंस नहीं। ये आंदोलन भी स्वराज्य को हासिल करने के लिए ही किया गया था। स्वराज मतलब डोमिनेंट स्टेटस, बता चुका हूं मैं आपको डोमिनेंट स्टेटस और इंडिपेंडेंस में क्या फ़र्क है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था यहाँ पे, लेकिन आज के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा नाम की जगह पर कुछ भीड़ और पुलिस वालों की मुठभेड़ हो गई
और भीड़ ने पुलिस वालों को पुलिस चौकी के अंदर बंद करके जला दिया। कई पुलिसकर्मी मारे गए। गांधी जी ने शुरू में ही कह दिया था कि इस मूवमेंट में हम हिंसा नहीं होने देंगे, हम अहिंसक तरीके से मूवमेंट करेंगे। जब ये हिंसा हो गई तो ये हिंसा की वजह से गांधी जी ने इस मूवमेंट को वापस ले लिया और ये मूवमेंट जो ऑलमोस्ट सक्सेस तक पहुंच गया था, ये मूवमेंट फेलियर में तब्दील हो गया। उसके बाद में कई ऐसे लड़के थे जो डिसअपॉइंट हो गए और उन्होंने हथियार उठा लिए। हालांकि इस बीच एक और इंपॉर्टेंट इवेंट होता है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 कहा जाता है। 1918 में जो वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स ने वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों के लिए बहुत बहादुरी से लड़ाई करी थी और कईयों ने तो वीर गति को प्राप्त किया था। तो अंग्रेजों ने भारतीयों की सर्विस को रिटर्न बैक करते हुए उन्हें एक अवार्ड दिया जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 वो कहते थे। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कुछ ऐसा एक्ट था जिसमें इंडियंस को प्रोविंशियल लेवल पे अपनी सरकारें बनाने की छूट दे दी गई थी कि भाई भारतीय नेता इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते प्रोविंशियल लेवल पर और अपनी गवर्नमेंट भी बना सकते हैं। लेकिन उसमें एक कैच रखा था कि जब कोई इंडियन लीडर्स सरकार बनाएंगे तो उनके पास में कुछ डिपार्टमेंट्स नहीं होंगे, उसको ब्रिटिशर्स ही अंडरटेक करेंगे, जैसे लॉ एंड ऑर्डर, जैसे कम्युनिकेशन और रेवेन्यू कलेक्शन। ये इंडियंस को अथॉरिटी में नहीं दिए जाएंगे। इंडियंस को कैसे सब्जेक्ट्स दिए जाएंगे अथॉरिटी में? हेल्थ एंड सैनिटेशन, एजुकेशन, रिलीजियस मैटर्स, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये चीज़ें इंडियंस को दी जाएगी पोर्टफोलियो के तौर पे, जिन्हें ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स कहा गया। और जो सब्जेक्ट्स अंग्रेज अपने पास ही रखना चाहते थे उन्हें रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स कहा गया। हालांकि इंडियंस को पॉलिटिकली प्रोविंशियल लेवल पर एक कंसेशन मिला था, एक ऑटोनॉमी तो नहीं मिल रही थी लेकिन एक कंसेशन मिल रहा था, बट कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया। कांग्रेस का ये कहना था कि अगर आप प्रोविंशियल लेवल पर हमको सरकार बनाने के लिए दे ही रहे हो तो ये ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जो है, जो रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं, वो भी हमको दो। बट अंग्रेज कह रहे थे कि अभी नहीं, अभी आप पहले रिजर्व सब्जेक्ट की जगह ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट लो, एडमिनिस्ट्रेशन को सीखो, पॉलिटिकल आपका एक ट्रेनिंग शुरू करो और उसके बाद में हम देखेंगे कब आपको रिजर्व सब्जेक्ट्स देने हैं प्रोविंशियल लेवल पर। बट कांग्रेस नहीं मानी और इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को कांग्रेस ने बॉयकॉट किया और इसके तहत कोई इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं किया। एक तरफ जहां पर ये सारी पॉलिटिकल प्रक्रियाएं शुरू हो रही थी। अच्छा, मैं एक मैप आपको दिखाना चाह रहा हूं आपको। दरअसल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 आया था, जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा गया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की मैंने अभी बात करी, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं, ये रिफॉर्म कहां पर लागू होता था? यहां पे आपको दो रंग दिखाई देंगे, एक लाल और एक पीला। लाल रंग जो है, ये लाल रंग है, तो मैं लाल कर देता हूं पूरा। ये जो लाल रंग है, दिस इज डिनोटिंग द ब्रिटिश, ये ब्रिटिशर्स का है। और ये जो येलो कलर है, दिस इज डिनोटिंग द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि पूरे भारत के ऊपर ब्रिटिश हुकूमत नहीं करते थे, ब्रिटिशर सिर्फ कुछ इलाकों में डायरेक्टली हुकूमत करते थे, उसको वो बोलते थे ब्रिटिश प्रोविंसेस। और जो बाकी का इंडिया था वो इंडिया कहलाता था प्रिंसली स्टेट्स, जहाँ पे बहुत सारी रजवाड़े रियासतें हुआ करती थी, जिन्हें प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता था। तो अगर आप देखें तो पंजाब एक ब्रिटिश रूल्ड स्टेट था, आज का उत्तर प्रदेश और तब का यूनाइटेड प्रोविंस एक ब्रिटिश रूल्ड स्टेट था, आज का बिहार, बंगाल, आसाम, तमिलनाडु जिसको मद्रास प्रोविंस कहा जाता था, महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा इलाका जिसको बॉम्बे प्रोविंस कहा जाता था, मध्य प्रदेश का और महाराष्ट्र का मिलता जुलता लगता हुआ हिस्सा जिसको सेंट्रल प्रोविंस कहा जाता था, सिंध और बलूचिस्तान के कुछ हिस्से, ये सारे लाल रंग में रंगे हुए हिस्से ही वो इलाके थे जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 लागू होता था, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लागू होता था, जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे। लेकिन आज का राजस्थान, जो उस समय राजपूताना के नाम से जाना जाता था, आज का वेस्टर्न मध्य प्रदेश, जो इंदौर, जो मालवा के नाम से जाना जाता है, गुजरात का एक बड़ा हिस्सा,
हैदराबाद की रियासत, रीवा पन्ना जैसे राज्य, इधर उड़ीसा के अंदर संबलपुर जैसे राज्य, पटियाला जैसे राज्य, मैसूर, त्रावणकोर, ये वो सारे इलाके होते थे जिनका मैंने नाम पिछले लेक्चर में भी बताया था आपको, जो प्रिंसली स्टेट्स थे जिन्होंने अंग्रेजों के साथ में सब्सिडियरी अलायंस साइन किया हुआ था। यहाँ पे अंग्रेजों का कोई एक्ट, कोई नियम लागू नहीं होता था। ये लोग अपने तौर तरीकों से, कश्मीर भी इसके अंदर शामिल है, अपने तौर तरीकों से अपने इलाके में रूल किया करते थे, बस अंग्रेजों को लगान देते थे। तो भारत इस तरह दो पार्ट्स में डिवाइडेड था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बाद क्या होता है। तो इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो इनफैक्ट इससे पहले भी हो रही थी और इस वक्त भी होती है, वो है रेवोल्यूशनरी एक्टिविज्म इन इंडिया। लगभग 1900 से लेकर 1932 के बीच में भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत शबाब पर होती है। 1900 में अनुशीलन समिति बनी थी। प्रमथनाथ मित्र नाम के एक बंगाली रेवोल्यूशनरी ने इस समिति को बनाया था। ऑब्जेक्टिव था, उन्हें कांग्रेस के ऊपर भरोसा नहीं था। उनको लगता था कि अंग्रेजों को अगर हमारे देश से बाहर निकालना है तो हथियार उठाने पड़ेंगे, और हथियार उठाने के लिए यंग मैन को अपने साथ इकट्ठा करना पड़ेगा। तो इन्होंने ग्रुप बनाया अनुशीलन समिति, और उसका एक सब ग्रुप बनाया जुगांतर, जो कि बहुत सारे जिम्नेशियम यानी कि उस वक्त के अखाड़े चलाते थे। इस अखाड़ों में एक्सरसाइज करने के लिए यंग लड़के आते थे, और इन यंग लड़कों को वहां पे मोटिवेट किया जाता था भारत माता की आज़ादी की लड़ाई के लिए। और देखते देखते इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, जिसमें प्रमथनाथ मित्र, अरविंदो घोष, बरिंद्रनाथ घोष जैसे बड़े रेवोल्यूशनरी शामिल थे। बाद में इसमें जतेंद्रनाथ मुखर्जी और खुदीराम बोस जैसे रेवोल्यूशनरीज भी शामिल हुए, जिन्होंने अलीपुर बॉम्ब केस को अंजाम दिया। यानी कि एक लॉर्ड डगलस किंग्सफोर्ड नाम के एक ब्रिटिश मजिस्ट्रेट थे, जिसको उड़ाने की कोशिश करी थी खुदीराम बोस ने और उनके दोस्त प्रफुल्ल चाकी ने, क्योंकि वो एक ऐसा मजिस्ट्रेट था जो इंडियंस को लेके अच्छी राय नहीं रखता था, इंडियंस को लेके बहुत बायस्ड था, इंडियंस के अगेंस्ट डिसीजन दिया करता था। उसको सबक सिखाने के लिए इस तरह की छुटपुट वारदातें अनुशीलन समिति करती रहती थी। हालांकि उनकी वारदात अनसक्सेसफुल रही थी अलीपुर बॉम्ब केस की, क्योंकि प्रॉब्लम इसमें ये हो गई थी कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी इन्होंने मिस आइडेंटिफाई कर लिया था। एक्चुअली जिस वैगन के ऊपर इन्होंने बॉम्ब हर्ल किया था, उस दिन उस वैगन के अंदर डगलस किंग्सफोर्ड था ही नहीं, उसकी फैमिली की कोई दूसरी लेडीज़ थी अनफॉर्चुनेटली जो मारी गई थी, और ये एक बहुत बड़ा लॉस था। ये क्रांतिकारी ऐसा नहीं करना चाहते थे, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया। प्रफुल्ल चाकी पुलिस के साथ मुठभेड़ में पकड़े जाते हैं, मतलब पकड़े नहीं जाते, कॉर्नर कर दिए जाते हैं, तो वो स्वयं को गोली मार लेते हैं। खुदीराम बोस पकड़े जाते हैं और बाद में खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा होती है। ऐसे ही एक बड़े रेवोल्यूशनरी जतेंद्रनाथ मुखर्जी थे, जिन्होंने जर्मन्स के साथ में मिलके एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी करी थी ब्रिटिशर्स को भारत से खदेड़ देने के लिए, जिसको हिंदू जर्मन कॉन्स्पिरेसी का नाम दिया था ब्रिटिशर्स ने। प्लान इसमें यह था कि जर्मन्स की मदद से हथियार इकट्ठे किए जाएंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौर में, और इन हथियारों के दम पे क्रांतिकारी एक बड़ा आर्म्ड रेबेलियन कर देंगे भारत में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। हालांकि हथियार इससे पहले कि पहुंच पाते, अंग्रेजों को इसकी भनक लग गई। उन्होंने जतेंद्रनाथ मुखर्जी और बाकी रेवोल्यूशनरीज को कॉर्नर करके उनसे फायर फाइट करके उनको बुरी तरह घायल कर दिया। कुछ रेवोल्यूशनरीज वीरगति को प्राप्त भी हुए, लेकिन अल्टीमेटली फाइनली जतेंद्रनाथ मुखर्जी पकड़े गए और बाद में ब्रिटिश कैप्टिविटी में ही उनकी डेथ हुई। इसकी वजह से ये अनुशीलन समिति कुछ कमजोर पड़ गई, और फिर एक नई ऑर्गेनाइजेशन का राइज होता है रेवोल्यूशनरी एक्टिविज्म में, जिसको हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है, जिसको सचिंद्रनाथ सान्याल और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जैसे रेवोल्यूशनरीज ने शुरू किया था। और इनका पहला इंपॉर्टेंट मेजर एक्शन 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन था, जिसमें सहारनपुर से लखनऊ की तरफ आ रही एक ट्रेन, जिसमें बहुत सारा ब्रिटिश खजाना भी आ रहा था, उसको लूटने का प्लान था। लूटना इसीलिए क्योंकि उसी लूटे हुए पैसे से अंग्रेजों के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी। उस लूट को करने में काकोरी में इस रेवोल्यूशनरी सक्सेसफुल तो हो गए थे, लेकिन बाद में इन रेवोल्यूशनरीज के अगेंस्ट पुलिस ने साल भर तक छापेमारी करी और ज़्यादातर रेवोल्यूशनरीज को पकड़ लिया।
पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, उनके साथ में ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खान और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, इन चारों को फांसी की सज़ा दी गई और बाकी रेवोल्यूशनरीज को काला पानी में भेज दिया गया। कुछ यंग रेवोल्यूशनरीज बच गए थे, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, और इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को दोबारा उठाया। भगत सिंह ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बना दिया, क्योंकि भगत सिंह एक विजन रखते थे और वो विजन था समाजवाद का। भगत सिंह ये कहते थे कि समाज में सबको उनका हक मिलना चाहिए। भगत सिंह ये कहते थे कि हमारी लड़ाई सिर्फ अंग्रेज़ों से नहीं है, हमारी लड़ाई इनजस्टिस से है। हम अंग्रेज़ों को इसलिए हम अंग्रेज़ों के खिलाफ इसलिए नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि अंग्रेज़ कोई बाहर से आए हैं या अलग नस्ल के। हम अंग्रेज़ों के खिलाफ इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि वो भारत के लोगों के साथ इनजस्टिस करते हैं। भगत सिंह का ये कहना था कि अगर कल को अंग्रेज़ भारत छोड़ के चले जाएंगे और जिन लोगों के पास भारत में पावर आएगी, इस बात की क्या गारंटी है कि वो भारत के लोगों के साथ इनजस्टिस नहीं करेंगे। इसलिए भगत सिंह ने कहा कि हमारी लड़ाई किसी एक कौम या नस्ल के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई इनजस्टिस के खिलाफ है। एक ऐसा समाज हमको बनाना है जहाँ पे गरीब तबके को भी उसका राइट मिलना चाहिए, और इसीलिए उन्होंने समाजवाद को बहुत बढ़ावा दिया था और इसलिए अपनी पार्टी का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था। उसी वक्त साइमन कमीशन को अपोज करते हुए लाला लाजपत राय जी की डेथ हो गई थी। साइमन कमीशन भारत के अगले रिफॉर्म को बनाने के लिए बुलाया गया एक कमीशन था, बट उसमें एक भी इंडियन को इन्वॉल्व नहीं किया था, तो इंडियंस उसका बड़ा स्ट्रांगली अपोजिशन कर रहे थे। लाहौर में उसी साइमन कमीशन का अपोजिशन करते हुए पुलिस के द्वारा किए गए ब्रूटल लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की डेथ हो गई, और भगत सिंह और उनके साथियों ने लाला लाजपत राय की डेथ का बदला लेने के लिए लाहौर के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जेम्स स्कॉट को असैसिनेट करने का प्लान बनाया। हालांकि मिस आइडेंटिफिकेशन की वजह से जेम्स स्कॉट की जगह जॉन सॉन्डर्स निशाने पे चढ़ गए और उनको गोली लग गई, वो मारे गए। लेकिन इस तरह से कुछ हद तक लाला लाजपत राय की हत्या का बदला हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने ले लिया। लेकिन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यहाँ पे ही नहीं रोका। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नेशनल असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जाते हैं और बॉम्ब्स हर्ल करते हैं। बॉम्ब्स, ऐसे बॉम्ब्स जिसमें न केमिकल्स थे न शार्पनर्स थे, जिससे किसी को नुकसान न पहुंचे, सिर्फ धमाका हो। धमाका क्यों? ताकि दुनिया देखे कि क्रांतिकारियों ने असेंबली में बॉम्ब्स हर्ल किए पर किसी को मारा नहीं। और जब क्रांतिकारियों से पूछा जाएगा कि क्यों नहीं, उसी प्रोसेस में क्रांतिकारी अपनी विचारधारा लोगों को बताएंगे और दुनिया को बताएंगे। दरअसल भगत सिंह ये चाहते थे, ये जानते थे कि अगर अपनी क्रांति को सफल बनाना है तो लोगों को अपने साथ जोड़ना होगा, और लोगों को अपने साथ जोड़ना है उसके लिए ज़रूरी है कि लोग हमारी बात को समझें, और बात को समझें उसके लिए ज़रूरी है कि बात को सुने, और बात को सुनाने के लिए उनके पास कांग्रेस के नेताओं की तरह मंच नहीं होते थे। तो उन्होंने कोर्ट रूम्स को अपना मंच बनाया। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम गिरफ्तारी देंगे, कोर्ट रूम के अंदर जाएंगे, वहां पे जिरह होगी, डिबेट्स होंगे, और उन डिबेट्स के दौरान जो बातें हम कहेंगे वो प्रेस में छपेगी, मीडिया उसको छापेगा, और इस तरह हमारा थॉट प्रोसेस, हमारी आइडियोलॉजी दुनिया को पता चलेगी, भारत के लोगों को पता चलेगी, वो हमें सपोर्ट करेंगे, और जब वो हमें सपोर्ट करेंगे तभी हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। इसीलिए सरदार भगत सिंह ने इस तरह के बॉम्ब्स को हर्ल किया था जिसमें किसी को नुकसान न पहुंचे। हालांकि वो गिरफ्तार हुए, लेकिन बाद में सॉन्डर्स मर्डर केस भी उनके ऊपर चलना शुरू हुआ। उनको फांसी की सज़ा हुई, उनको और उनके साथियों सुखदेव और साथ ही साथ राजगुरु, जो तीनों इन्वॉल्व थे प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन तक सॉन्डर्स मर्डर केस में, उन तीनों को फांसी होती। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट लीडर चंद्रशेखर आज़ाद, जो एल्फ्रेड पार्क, जो अब खुद आज़ाद पार्क के नाम से जाना जाता है आज के प्रयागराज में, वहाँ पर उनके अगेंस्ट मुखबिरी हो जाती, पुलिस उनको घेर लेती है, और आप सभी जानते हैं कि फिर फायर फाइट करते हुए जब आखिरी गोली उनके पास बचती है तो वो आखिरी गोली अपने सर में मारते, लेकिन उनका प्रण था कि वो आज़ाद ही जिए हैं और आज़ाद ही मरेंगे, अंग्रेज़ों के हाथ में जीते जी नहीं आएंगे, और कभी आए भी नहीं। तमाम क्रांतिकारी पकड़े गए,
हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से लेके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन तक। लेकिन पंडित जी यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद कभी भी अंग्रेज़ों के हाथ में नहीं आए। भेष बदलने में और अंग्रेज़ों को चकमा देने में वो माहिर थे। लेकिन 1931 में वो वीर गति को प्राप्त होते हैं और इसके साथ ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का भी डाउनफॉल होता है। इसी बीच एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है भारत के अंदर। उस इम्पॉर्टेंट इवेंट को नेहरू रिपोर्ट और जिन्नास 14 पॉइंट्स कहा जाता है। दरअसल साइमन कमीशन का भारत में बड़ा ऑपोजिशन हुआ, लाला लाजपत राय भी उस प्रोसेस में मारे गए। तो अंग्रेजों ने भारतीयों को कहा कि यार तुम इतना हल्ला कर रहे हो, क्या तुम में इतनी ताकत है कि तुम अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करके दिखा सको? भारतीयों ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। उन्होंने बोला बिल्कुल हमारे अंदर ये कुव्वत है, हमारे अंदर ये कैपेबिलिटी है, क्यों नहीं कर सकते, हम जरूर कर सकते। और फिर इंडियंस ने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। ऑल इंडिया पार्टी की एक कमेटी बनी और सभी पार्टी के अलग अलग पार्टीज के मेंबर्स इसमें शामिल हुए और शामिल होकर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करके दिखाया अंग्रेज़ों को। और वो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा था? वो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा था जिसमें पूरे भारत को एक फेडरेशन की तौर पे बनाया गया, जिसमें एक बहुत मजबूत सेंट्रल गवर्नमेंट रखी गई और इस देश को एक सेक्युलर कंट्री रखा गया। मतलब किसी भी रिलीजन को दूसरे से ऊपर नीचे नहीं रखा गया। तो बेसिकली जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था उसमें पूरा भारत, जिसमें प्रिंसली स्टेट्स भी शामिल थी और ब्रिटिश प्रोविंसेस भी शामिल थी, उसको एक फेडरेशन की तौर पे बनाया गया कि हम ये प्रपोज कर रहे हैं कि भारत ऐसा बनेगा जिसमें प्रिंसली स्टेट्स भी जुड़ेंगी और ब्रिटिश प्रोविंसेस भी जुड़ेंगी। और साथ ही साथ ये एक ऐसा देश होगा जिसकी केंद्रीय शक्ति, केंद्रीय सरकार ज़्यादा ताकतवर होगी, राज्य सरकारों के पास में कम अधिकार होंगे। और साथ ही साथ ये देश एक सेक्युलर कंट्री होगा। बहुत कुछ ये वैसा ही था जैसा आज का हमारा भारत है। लेकिन मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना को ये एक्सेप्टेबल नहीं था। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि नहीं, हमको एक ऐसा देश चाहिए जिसमें सेंटर जो हो वो कमज़ोर हो और प्रोविंसेस स्ट्रांग होनी चाहिए, और साथ ही साथ मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को भी ध्यान रखा जाना चाहिए, मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जाना चाहिए। उनको हर असेंबली के अंदर कम से कम 1/3 पार्टिसिपेशन मिलना ही चाहिए। तो मोहम्मद अली जिन्ना की इस डिमांड को बाकी लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू और मुस्लिम सब एक जैसे, जो इलेक्ट होगा वो असेंबली के अंदर आएगा, किसी के लिए हम सीटें रिजर्व क्यों करें बिना इलेक्शन के? अगर लोगों ने हिंदुओं को चुना तो हिंदू आएंगे, मुस्लिम्स को चुना तो मुस्लिम्स आएंगे। अगर मुस्लिम आबादी में मुसलमान लोगों ने हिंदू को चुना तो हिंदू बैठेगा, अगर हिंदू आबादी में हिंदुओं ने किसी मुसलमान लीडर को चुना तो मुसलमान आएगा असेंबली में। तो हमको कोई डिस्टिंग्विशिंग नहीं करना चाहिए दोनों के बीच में। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि नहीं, हमको एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें मुस्लिम इंटरेस्ट को ऑलरेडी सेफगार्ड किया हुआ हो पहले से रिजर्वेशन देके। तो क्योंकि कांग्रेस ने मोहम्मद अली जिन्ना की डिमांड्स को रिजेक्ट कर दिया, मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस के इस ड्राफ्ट को रिजेक्ट कर दिया, तो अल्टीमेटली वो जो भारत को चैलेंज मिला था वो अनफॉर्चुनेटली पूरा नहीं हो पाया। इंडियंस अपना कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली ड्राफ्ट नहीं कर पाए। इसके बाद में एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है जिसको हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के नाम से जानते हैं। ये वाला इवेंट होता है 1928 में, 1928 में ये इवेंट होता है। और इसके लगभग 2 साल बाद एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है जिसको आप लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के नाम से जानते हो। दरअसल 1929 के दिसंबर में कांग्रेस ने एक बहुत बड़ी सभा करी लाहौर में रावी नदी के किनारे। और इस सभा के अंदर कांग्रेस ने ये कहा कि अब हम चाहते हैं कि हमारा एजेंडा कंप्लीट इंडिपेंडेंस बने। देखिए, अभी तक कांग्रेस का एजेंडा डोमिनियन स्टेटस था, जिसको मैंने स्वराज के नाम से भी आपको बताया था। लेकिन इस स्वराज के नारे को पीछे छोड़ते हुए अब कांग्रेस ने कहा था कि वी वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस, अंग्रेज भारत को छोड़ दें, भारत में क्या करना है, कैसे करना है, हम इंडियंस तय करेंगे। और इसी एजेंडे को बैक करने के लिए गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने साबरमती आश्रम से डांडी विलेज तक की एक पैदल यात्रा करी, जिसमें उनके बहुत सारे फॉलोअर्स उनके साथ जुड़ते गए।
और नमक के कानून को तोड़ा। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब होता है सविनय अवज्ञा, मतलब हम सरकार की बात नहीं मानेंगे लेकिन अग्रेसिवली नहीं, सविनय तरीके से, मतलब विनय के साथ में, विनम्रता के साथ में सरकार के कानून को तोड़ेंगे। तो इन्होंने कौन सा कानून चुना? सॉल्ट लॉ। सॉल्ट जो सभी खाते थे, सॉल्ट जो गरीब भी खाता था, अमीर भी खाता था। लेकिन इस सॉल्ट, और ये सॉल्ट भारत में मिलता भी बहुत था, लेकिन अंग्रेजों ने इस सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगा के रखा था, इस सॉल्ट के प्रोडक्शन के ऊपर प्रोहिबिशन लगा के रखा था कि कोई भी इंडियन इसको प्रोड्यूस करके एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो उन्होंने बोला कि जब हम इंडियंस के इलाके में सॉल्ट मिलता है, उसको हम प्रोड्यूस करके एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, तो क्यों ना करें। तो सॉल्ट लॉ के अगेंस्ट इन्होंने ये आंदोलन किया था, सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया, इनको जेल में डाल दिया गया, पूरे देश में आंदोलन फैल गया। हर जगह सॉल्ट तो मिलता नहीं था, कोस्टल इलाकों में सॉल्ट मिलता है या किसी इनलैंड लेक में सॉल्ट मिलता है। तो राजस्थान के इलाके में सांबर झील में सॉल्ट मिलता था, लेकिन वो तो राजपूताना का इलाका था, वहाँ पर तो ये कोई नेशनल मूवमेंट वगैरह का इन्फ्लुएंस था नहीं। तो भारत के दूसरे कोस्टल इलाकों में लॉ तोड़ा जा रहा था, साथ ही साथ फॉरेस्ट लॉ को भी ब्रेक किया जा रहा था। जो मेन लैंड इंडिया का इलाका था जहाँ सॉल्ट नहीं मिलता था, वहाँ वन जंगलों का जो लॉ था, फॉरेस्ट लॉ था, उसको तोड़ा जा रहा था। फॉरेस्ट लॉ जो कि आदिवासियों को रोकता था जंगल में जाने से और जंगल की उपज को हासिल करके उसको बेचने से, तो उसको भी तोड़ा गया, उसको भी एक अनजस्ट लॉ माना गया। इन दोनों लॉस को तोड़ा गया, पूरे देश में आंदोलन फैल गया, बॉयकॉट होने लग गए फॉरेन गुड्स। अंग्रेज बिल्कुल उसी तरह परेशानी में आ गए जैसे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान आए थे। यहां पर अंग्रेजों ने गांधी जी को पैसिफाई करने के लिए गांधी जी को टॉक्स के लिए बुलाया, बातचीत के लिए बुलाया, और बातचीत करके गांधी जी को कहा कि हम एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, आप उसमें शामिल होइए, वहां पे हम बात करते हैं आपस में, ये आंदोलन बंद कीजिए। गांधी जी मान गए। तो गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ यहाँ पे, और गांधी इरविन पैक्ट के अंदर उन्होंने इस बात को मान लिया कि ठीक है, मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करूंगा, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो लंदन गए। लेकिन वहां पर बातचीत दूसरे लेवल पे चली गई, और जो मुख्य बातचीत थी कि भारत को इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, कब होगा, उस बारे में बात ही नहीं हुई। तो गांधी जी बड़े नाराज हो गए, और गांधी जी नाराज होकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस छोड़ के वापस आ गए। उन्होंने अंग्रेजों को वार्न किया कि मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वापस छेड़ूंगा भारत में, लेकिन अंग्रेजों ने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। जैसे ही गांधी जी भारत में लैंड करते हैं, उनको पकड़ के गिरफ्तार कर लिया जाता है और गांधी जी जेल में पटक दिए जाते हैं। लंबे समय तक गांधी जी जेल में रहे थे। तो इस तरह सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फेल हो गया था, गांधी जी को अंग्रेजों ने बेवकूफ बना दिया। और फिर इसी बीच होता है पूना पैक्ट, जो कि गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में होता है। अब देखिए क्या होता है कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसका नतीजा ये निकलता है कि अंग्रेज, देखिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल होने का एक बहुत बड़ा वजह भी ये थी, जब गांधी जी गए थे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये सवाल उठा दिया था कि आप आज़ादी की बात करते हो, हिंदू मुस्लिम की बात करते हो, लेकिन जो दलित वर्ग है, डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, उनका क्या होगा? उनके लिए तो आपने कोई नियम कायदे कानून की बात ही नहीं करी। वो तो हिंदू सोसाइटी में बहुत डिग्रेडेड पोजीशन पे है, तो उनके भी उत्थान की बात की जाए, उसके बाद आज़ादी की बात की जाए। गांधी जी का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को यह कहना था कि ये हमारा आपस का मैटर है, इसको अंग्रेजों के सामने मत बात करो, वरना अंग्रेज इसका फायदा उठाएंगे। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला नहीं, मुझे विश्वास नहीं है कि कोई हल निकलने के बाद या आज़ादी के बाद इस बारे में डिप्रेस्ड क्लासेस की पोजीशन को सुदृढ़ करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे, इसलिए मैं इस मुद्दे को अभी उठाऊंगा। और इसी वजह से गांधी जी नाराज होकर आए भी थे। लेकिन अब ब्रिटिशर्स को दिखाई दे गया था कि एक और तरीका है भारत के लोगों को डिवाइड करने का, अपर क्लास और लोअर क्लास में। और इसीलिए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडॉनल्ड ने एक नियम बनाया, एक लॉ पास किया, जिसके तहत उन्होंने जितनी भी माइनॉरिटीज थी भारत की, सबको सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए कि जिस इलाके में जो माइनॉरिटी ज़्यादा नंबर में है, उसको वहीं से वही चुनाव लड़ेंगे और उन्हीं के कम्युनिटी के लोग वोट करेंगे। क्योंकि भारत के एक बड़े हिस्से में दलित वर्ग का बहुत बड़ा आबादी था, और इसीलिए उन्हें भी बड़े सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिए गए। और गांधी जी ने पूना की यरवड़ा जेल में, क्योंकि गांधी जी जेल में बंद थे अभी इस वक्त, तो गांधी जी ने पूना की यरवड़ा जेल में भूख हड़ताल कर दी।
उन्होंने बोला जब तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग को वापस नहीं लेंगे मैं भूख हड़ताल पे रहूंगा। भाई सभी लोगों ने देखा कि भूख हड़ताल पे चले गए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा कि आप जाओ, उनको मनाओ, उनसे बात करो। तो जो बातचीत हुई उस बातचीत का नतीजा ये निकला कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग को वापस लेने का फैसला कर दिया, जिसके बदले में गांधी जी ने उनको कहा कि जॉइंट इलेक्टोरेट्स में आपको ज्यादा सीट्स दे दी जाएगी, लेकिन आप सेपरेट इलेक्टोरेट्स मत लो। तो गांधी जी ने इनको जॉइंट इलेक्टोरेट्स प्रॉमिस कर दिए, ज्यादा सीट्स प्रॉमिस कर दी, और जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स इनको मिले थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस मांग को वापस ले लिया। इस पैक्ट को पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, जो 1932 में हुआ था। इस पूना पैक्ट के बाद अगला इंपॉर्टेंट इवेंट भारत के आधुनिक इतिहास में हुआ था, पैसेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 में अंग्रेज सरकार एक और एक्ट लेके आई भारत के रिफॉर्म के लिए, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहा जाता है। इसको एक और नाम से जाना जाता है फोर रनर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फोर रनर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसको कहा जाता है। क्या क्या प्रोविजंस थे इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, जरा हम देखते हैं। सबसे पहला प्रोविजन था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। भाई 1919 के एक्ट में हमने देखा था कि प्रोविंशियल लेवल पे भारतीय पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके सरकार बनाने की छूट थी, लेकिन वो रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे कि कुछ सब्जेक्ट अंग्रेज अपने पास ही रखेंगे, कुछ ही सब्जेक्ट ट्रांसफर करेंगे। यहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में सारे सब्जेक्ट्स ट्रांसफर कर दिए इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज को प्रोविंशियल लेवल पे। तो ये एक बहुत बड़ा इनाम दिया गया था इंडियंस को। साथ ही साथ सेंटर में डायआर्की एस्टैब्लिश कर दी। भाई जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में प्रोविंसेस में डायआर्की थी कि अंग्रेजों के पास में रिजर्व सब्जेक्ट थे, इंडियंस के पास में ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे, वैसी ही डायआर्की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में सेंट्रल लेवल पे की गई कि सेंट्रल लेवल पे भी इंडियंस को गवर्नमेंट का हिस्सा बनाया गया और कुछ ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स उनको दिए गए गवर्न करने के लिए। लेकिन रिजर्व सब्जेक्ट जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, करेंसी, है ना, ये सारी चीजें अंग्रेजों ने अपने पास ही रखी। साथ ही साथ बाइकैमरल लेजिस्लेचर बनी, जैसे आज आप देखते हो ना, लोअर हाउस, अपर हाउस, लोकसभा, राज्यसभा, इस तरह के लोअर हाउस और अपर हाउस भी पहली बार बाइकैमरल लेजिस्लेचर 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ही बने थे। यही वजह है कि इसको फोररनर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। साथ ही साथ एक फेडरल कोर्ट, जिसको आज हम सुप्रीम कोर्ट के नाम से भी जानते हैं, उसका एस्टेब्लिशमेंट दिल्ली में किया गया। एक सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैंने आपको बताया था रेगुलेटिंग एक्ट में, जो कैलकाटा में इंट्रोड्यूस किया गया था, उसमें सिर्फ अंग्रेजों के केसेस को सुना जाता था, लेकिन इन्होंने एक फेडरल कोर्ट एस्टैब्लिश किया जो कि प्रोविंसेस और केंद्र सरकार के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको भी सुनेगी। साथ ही साथ सिंध को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग करके एक अलग राज्य बनाया गया था। बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग करके राज्य बनाया गया था। बर्मा को भारत से हमेशा हमेशा के लिए अलग करके गवर्न करना शुरू कर दिया था। एडन, जो कि इंडिया के अंदर गवर्न होता था, उस एडन को भारत से अलग करके पर्शियन गल्फ पे एडन नाम की एक जगह, उसको भारत से अलग कर दिया था। और इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने बहुत कुछ एक राह खोल दी थी भारत के आज के कॉन्स्टिट्यूशन की और आज़ादी की। लेकिन इसी बीच एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण इवेंट होता है भारत के इतिहास में, जिसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत प्रोविंशियल लेवल पर भारतीय पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन लड़ने की आज़ादी मिल गई थी, और भारतीय पॉलिटिकल पार्टीज ने इलेक्शन लड़े भी बहुत बड़े पैमाने पे, जिसमें कांग्रेस को बहुत जीत मिली और मुस्लिम लीग हर जगह हार गई। मुस्लिम लीग को अपने पॉलिटिकल फ्यूचर को मुस्लिम लीग को अपना पॉलिटिकल फ्यूचर दिखना बंद हो गया भारत के अंदर। और फिर मुस्लिम लीग ने मुसलमानों को अट्रैक्ट करने के लिए अपना तुरुप का इक्का फेंका, जिसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1940 कहा जाता है। मुस्लिम लीग ने कहा कि भाई हमने मुसलमानों के वेलफेयर की इतनी बात करी
फिर भी हमको उन इलाकों से भी वोट नहीं मिले जहां पे मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। अब क्या करें मुसलमानों को अट्रैक्ट करने के लिए? तो उन्होंने बोला एक अलग देश की मांग करते हैं, और उन्होंने पाकिस्तान रेजोल्यूशन को पास किया। पाकिस्तान रेजोल्यूशन में उन्होंने कहा कि वो इलाके इंडियन सबकॉन्टिनेंट के जहां पर मुस्लिम्स न्यूमेरिकली सुपीरियर हैं, एक मेजॉरिटी के तौर पे पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में, उन इलाकों को भारत से अलग करके अलग कंट्री बनाया जाए और वहां का कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल अलग होगा। और इसी के साथ पाकिस्तान की डिमांड शुरू हो गई, और पाकिस्तान की डिमांड के साथ ही भारत में 1940 से लेकर 1947 तक सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स चलता रहा। इस बीच वर्ल्ड वॉर सेकेंड छिड़ चुका था, और जापानीज आर्मीज जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई कर रही थी वो बर्मा तक पहुंच चुकी थी, और बर्मा से भारत तक पहुंचने में उनको ज्यादा वक्त नहीं था। ऐसी सूरत में ब्रिटिशर्स चाहते थे कि भारत के पॉलिटिकल लीडर्स ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर रहे। कहीं ऐसा ना हो कि जापानीज आर्मी भारत में घुसी चली आए और भारत के पॉलिटिकल लीडर्स भी उसको सपोर्ट करें, भारत के लोग भी उसको सपोर्ट करें, और अंग्रेज़ों की हुकूमत भारत से ख़त्म हो जाए। इसीलिए भारतीयों की विश्वास को जीतने के लिए, भारतीयों के सपोर्ट को जीतने के लिए अंग्रेज़ एक ऑफ़र लेके आए इंडियंस के लिए, जिसको क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। ऑफर में सबसे पहला ऑफर अंग्रेजों का यह था कि इमीडिएटली इंडिया को एक इंडियन डोमिनियन बना दिया जाएगा। मतलब हम अंग्रेज भारत से चले जाएंगे लेकिन भारत को लेके पॉलिसीज बनाते रहेंगे, मतलब डोमिनियन स्टेटस यानी कि स्वराज, जिसकी मांग बाल गंगाधर तिलक 1914 में कर रहे थे, वो 1941 में देने का वादा किया अंग्रेजों ने, जब उन्होंने देखा कि जापानीज सर पे आके खड़े हो गए और इंडियंस का सपोर्ट हमको चाहिए। हालांकि इंडियंस ने इसको कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया था। हालांकि ब्रिटिशर्स ने यह भी बोला था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, उसमें नया कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा भारत के लिए, और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स इंडिया से होंगे और कुछ मेंबर प्रिंसली स्टेट से भी होंगे, मतलब पूरे भारत का रिप्रेजेंटेशन हम उसमें रखेंगे। साथ ही साथ कोई भी ऐसी प्रोविंस है जो भारत में ज्वाइन नहीं करना चाहती तो अपना एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती है, और साथ ही साथ जो माइनॉरिटीज है उन माइनॉरिटीज को भी, उनके राइट्स को भी उस कॉन्स्टिट्यूशन में सेफ गार्ड रखा जाएगा, तभी उस कॉन्स्टिट्यूशन को माना जाएगा। तो सारे ही लोगों को अपीज करने की इन्होंने कोशिश करी, लेकिन भारतीयों ने इसको टोटली रिजेक्ट कर दिया, जिसको क्रिप्स मिशन कहा जाता है। इसी बीच जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था तो बहुत सारे हमारे सैनिक अंग्रेजों की तरफ से भी लड़ रहे थे साउथ ईस्ट एशिया में, लेकिन उनमें से कई सैनिक जापानीज के द्वारा हराए जा चुके थे और प्रिजनर ऑफ वॉर थे। ऐसे ही प्रिजनर्स ऑफ वॉर को लेकर एक इंडियन लीजन खड़ा करने की कोशिश सबसे पहले 1941-42 में कैप्टन मोहन सिंह ने करी थी। लीजन बना भी, और वो अंग्रेजों के खिलाफ जापानियों के साथ मिलकर लड़ने के लिए तैयार भी था, लेकिन तभी जापानीज ने भारतीयों के हाथ में हथियार देने का उचित नहीं समझा और उन्होंने भारतीयों को कहा कि आप हमारे साथ मिल गए हो, लेकिन आप छोटे मोटे काम करोगे, साफ सफाई का काम कर दो, कपड़े धोने का काम कर दो, बर्तन साफ करने का काम कर दो, खाना बनाने का काम कर दो। इंडियंस ने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि हम सैनिक हैं, योद्धा हैं, क्षत्रिय हैं, हम ये काम थोड़ी करेंगे, हमारे हाथ में बंदूक दो, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलकर लड़ेंगे अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन जापानियों को विश्वास नहीं था कैप्टन मोहन सिंह के ऊपर, तो इसीलिए वो जो लीजन्स तैयार किए गए थे इंडिया के, उनको डिसबैंड कर दिया। लेकिन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस वहां पे जाते, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस वहां पे जाके जापानियों को विश्वास दिलाते कि इस तरह के इंडियन लीजन्स को आप शुरू करो, और मैं गारंटी आपको दे रहा हूं कि कोई भी इंडियन आपके खिलाफ कदम नहीं रखेगा, कोई इंडियन आपके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाएगा, सब आपके लिए मिलकर लड़ेंगे। और सुभाष चंद्र बोस की विश्वास करते हुए जापानीज ने इंडियन लीजन्स को री-रेज किया और उसको नाम दिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी। अब जब ये इंडियन नेशनल आर्मी बनी तो इस इंडियन नेशनल आर्मी ने जापानीज आर्मी के साथ मिलके बर्मा तक कैंपेन किया सक्सेसफुली। लेकिन फिर हम देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जापान के ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी में एटॉमिक बॉम्ब से हमला किया और जापान को अनकंडीशनल सरेंडर करना पड़ा, जिसकी वजह से इंडियन नेशनल आर्मी के बहुत सारे सैनिक अंग्रेज़ों के द्वारा पकड़ लिए गए और उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया। और मुकदमा भी कहाँ पे चलाया गया?
मुकदमा भी चलाया गया उनके खिलाफ लाल किले में, जिसको रेड फोर्ट ट्रायल्स कहा जाता है, क्योंकि आजाद हिंद फौज का नारा था दिल्ली चलो। तो अंग्रेजों ने बोला ठीक है, तुम दिल्ली आना चाहते थे ना, हम तुम्हारे सैनिकों को और अधिकारियों को दिल्ली लेके आएंगे और दिल्ली में लाल किले के अंदर तुम्हारे खिलाफ मुकदमा चला के वहीं तुमको फांसी भी देंगे। लेकिन अंग्रेजों का ये कदम उनके ऊपर बैकफायर कर गया, क्योंकि जैसे ही ये अधिकारी और सैनिकों के ऊपर मुकदमा चलने शुरू हुए रेड फोर्ट में, तो पूरा भारत इनकी तरफ हो गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सेक्रीफाइस के बारे में जब लोगों को पता चला तो लोग उनके मुरीद हो गए। हालांकि हम सभी जानते हैं कि एक अनफॉर्चुनेट एयर क्रैश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की डेथ हो गई थी और उसके बाद ये मुकदमे चल रहे थे। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की डेथ, उनका वैलर और इन सिपाहियों की पेट्रियोटिज्म की वजह से पूरा नेशन इनके फेवर में आ गया और देखते ही देखते अंग्रेज़ों को ये मुकदमे बंद करने पड़े। जो सज़ाएं दे दी थी उन्होंने फांसी की, वो सज़ाएं वापस लेनी पड़ी। ऐतिहासिक रूप से ये चीज़ें हो रही थी भारत के अंदर और अब ये बात तय थी कि अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना ही होगा। हालांकि 1942 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन 1945 में बना, लेकिन उसकी शुरुआत 1942 से ही हो गई थी और शुरू से ही यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक एजेंडा था कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने डीकोलोनाइजेशन करवाना था पूरी दुनिया में। यानी कि जितने भी अंग्रेज, फ्रेंच, बेल्जियंस और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज कॉलोनीज बना बना के बैठे हुए हैं, ये सारी कॉलोनीज छोड़नी होगी उनको, सारे देशों को आज़ाद करना होगा। तो भारत की आज़ादी के ऊपर मुहर तो तभी लग गई थी जब यूएनओ बना था, लेकिन ये इतना जल्दी हो जाएगा ये इसीलिए हो पाया क्योंकि रेड फोर्ट ट्रायल्स में भारतीयों ने एकता दिखाई। भारतीय सेना के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ एक बार फिर बगावती सुर शुरू हो गए। 1946 में इंडियन नेवी के बहुत सारे सेलर्स ने अपने ही अधिकारियों के खिलाफ म्यूटिनी कर दी। आज का कराची, आज का बॉम्बे, आज का विशाखापट्टनम, तीनों अपने कब्जे में ले लिया। बड़ी मुश्किल से इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स की मदद से इस म्यूटिनी को रोका गया, वरना अंग्रेजों के खिलाफ फिर खून खराबा हो जाता 1857 जैसा। बहरहाल अब अंग्रेज जान गए थे कि भारत को छोड़ना ही पड़ेगा और भारत को अनडिवाइडेड आज़ाद करने की उन्होंने एक आखिरी कोशिश करी। अच्छा, इस बीच क्विट इंडिया मूवमेंट भी हो गया था जो महात्मा गांधी ने लॉन्च किया था। जब क्रिप्स मिशन फेल हुआ था और अंग्रेज हमको कोई बहुत अच्छा पॉलिटिकल ऑफर नहीं दे पाए थे, तो गांधी जी ने कहा कि भारत छोड़ो अंग्रेजों। अब डू और डाई का नारा दिया उन्होंने अपने लोगों को, जिसको अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। और इसमें ज़्यादातर कांग्रेस के मेन लाइन के लीडर्स गिरफ्तार हो गए थे शुरू में ही आंदोलन के, और 2-2 साल तक गिरफ्तार करके उनको रखा गया था। इसीलिए सेकेंड लाइन के जो लीडर्स थे, जैसे अरुणा आसफ अली, जैसे राम मनोहर लोहिया, जैसे जयप्रकाश नारायण, इन लीडर्स ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था। बहरहाल ये आंदोलन का असर, इंडियन नेशनल आर्मी का असर, इंडियन नेवल म्यूटिनी का असर, ये सारे असर थे कि अब अंग्रेज़ों को जाना ही था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का बनना भी। तो एक आखिरी कोशिश करी अंग्रेज़ों ने भारत को अनडिवाइडेड आज़ाद करने की, और वो आखिरी कोशिश ये थी कि उन्होंने कहा कि भारत को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। मतलब पॉलिटिकली डिवाइड नहीं करेंगे, लेकिन कुछ इस तरह से डिवाइड, क्लासिफाई करेंगे 3 पार्ट में। पार्ट ए होगा वो इलाका इंडिया का जो हिंदू मेजॉरिटी का इलाका है, जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, है ना, और उड़ीसा, केरला तो पता नहीं मुझे, लेकिन जो बाकी मैंने बोले वो सारे हिंदू मेजॉरिटी के इलाके थे, वो बनेंगे पार्ट ए। पार्ट बी उन्होंने कहा कि ऐसे इलाके जो मुस्लिम मेजॉरिटी के इलाके हैं नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, जैसे पाकिस्तान का सिंध, पाकिस्तान का पंजाब, पाकिस्तान का बलूचिस्तान, ये सब बनेगा पार्ट बी स्टेट्स। और पार्ट सी स्टेट्स बनेंगे मुस्लिम मेजॉरिटी के वो एरियाज जो भारत के ईस्ट में है, जो कि आज का बांग्लादेश और आसाम के कुछ हिस्से। ये सब मुस्लिम मेजॉरिटी के पार्ट सी स्टेट, मुस्लिम मेजॉरिटी के पार्ट बी स्टेट और हिंदू मेजॉरिटी का पार्ट ए स्टेट बनेगा। और इन तीनों इलाकों में जो प्रोविंसेस होंगी उनका एक सेंटर होगा, उनकी केंद्र सरकार होगी जो दिल्ली में बैठेगी, जिसके पास में सिर्फ डिफेंस की अथॉरिटी होगी,
कम्युनिकेशन की अथॉरिटी होगी और फॉरेन अफेयर्स की अथॉरिटी होगी। बाकी सारी पावर्स प्रोविंसेस को दी जाएगी। पार्ट ए बी सी के प्रोविंसेस को बाकी सारी पावर दी जाएगी। कांग्रेस ने इसको कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया। कांग्रेस ने बोला कि हम भारत का किसी भी तरह का कोई डिवीजन एक्सेप्ट नहीं करते, किसी भी तरह का कोई क्लासिफिकेशन एक्सेप्ट नहीं करते हैं, पार्ट ए बी सी कुछ भी हो। मुस्लिम लीग ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया। मुस्लिम लीग ने बोला कि इसमें मुस्लिम इंटरेस्ट तो कहीं से भी सेफ गार्डेड नहीं दिख रहे हैं, बस आपने पॉलिटिकली डिवाइड कर दिया। तो ये कैबिनेट मिशन भी पूरी तरह से फेल हो गया। और उसके बाद भारत में दंगे फसाद शुरू हो गए। मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन की डिमांड करी और उनके फॉलोअर्स ने खून खराबा शुरू कर दिया। टेरराइज करके अपने इलाके से हिंदू पॉपुलेशन को भगाना शुरू कर दिया। इसके रिस्पॉन्स में मेनलैंड इंडिया के अंदर भी पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और दिल्ली के इलाकों में हिंदुओं ने मुसलमानों के खिलाफ हिंसा शुरू कर दी और यहाँ से मुसलमानों को भगाना शुरू कर दिया। और इस तरह दोनों तरफ से खूनी खेल शुरू हो गया। और इस खूनी खेल के बीच में अंग्रेजों के लिए बहुत जरूरी हो गया कि वो जल्दी से जल्दी भारत से निकल जाए। और तब आता है आखिरी प्लान, जिसको कहा जाता है माउंट बैटन प्लान। 1947 बड़ा सिंपल सा प्लान था ये माउंट बैटन प्लान। जिस माउंट बैटन प्लान का मतलब ये था कि जो पूरा भारत है उसमें एक इंडिया बनेगा जो होगा हिंदू मेजॉरिटी। दूसरा पाकिस्तान बनेगा, वो इलाके जो हैं मुस्लिम मेजॉरिटी। और तीसरा प्रिंसली स्टेट्स, क्योंकि ये डिवीजन इन्होंने सिर्फ ब्रिटिश प्रोविंसेस में किया था। तीसरा उन्होंने बोला प्रिंसली स्टेट्स, जो कम से कम 40% इंडिया बनाता था। इन सारे प्रिंसली स्टेट्स को अगर हम मिला लें तो 40% इंडिया बनता था। तो तीसरा था प्रिंसली स्टेट्स। इन प्रिंसली स्टेट्स को ये चॉइस दिया गया था कि दे कैन जॉइन इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। ये प्रिंसली स्टेट्स चाहें तो भारत को ज्वाइन करें, चाहें तो पाकिस्तान को ज्वाइन करें और चाहें तो आज़ाद रहें, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, अपना एक अलग देश बनाए और आज़ाद रहें। अब इसके बाद एक कंपटीशन शुरू हुई भारत और पाकिस्तान के बीच में। एक तरफ मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरी तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की ज़बरदस्त डिप्लोमेसी थी कि उन्होंने लगभग 750 में से 550 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स को भारत के साथ जोड़ लिया और भारत एक बहुत बड़ा नेशन बन गया। हालांकि जो भारत बना था हिंदू मेजॉरिटी का एरिया, वो ऑलरेडी बहुत बड़ा था पाकिस्तान के मुकाबले, लेकिन उसमें जब प्रिंसली स्टेट्स भी बहुत सारी जुड़ गई तो आज का बल्कि इंडिया बनता है, पाकिस्तान छोटा बनता है। नॉर्थ वेस्ट में आज जो पाकिस्तान है वो बनता है और ईस्ट में एक पाकिस्तान बनता है जिसको उस समय ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे, जो 1971 की लड़ाई के बाद पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बन गया। तो पहले वो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। तो वो एक ईस्ट पाकिस्तान बना, एक बना दूर वेस्ट पाकिस्तान, और इन दोनों के बीच में बन गया एक बहुत बड़ा भारत। और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल के एफर्ट्स थे। लेकिन फाइनली लॉर्ड माउंटबैटन इस प्लान को बना के भारत को आज़ाद कर देते हैं और जो भारत आज हम देखते हैं वैसा कुछ भारत एग्जिस्टेंस में आता है। इसमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम तो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन एक हमेशा हमेशा के लिए एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल फॉल्ट हो गया। कश्मीर जो कि एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, उसने इंडिपेंडेंट रहने का फैसला किया। अच्छा फैसला था, हम इंडियंस ने उसका स्वागत भी किया। लेकिन पाकिस्तान कश्मीर को अपने साथ जोड़ लेना चाहता था, हथिया लेना चाहता था। जब कश्मीर का राजा अपनी मर्जी से पाकिस्तान के साथ नहीं जुड़े, हरी सिंह, तो फिर पाकिस्तान ने अपनी सेना भेज के, कबायली ट्रूप्स भेज के कश्मीर के ऊपर हमला कर दिया।
और जोर जबरदस्ती से उसको जोड़ने की अपने साथ कोशिश करी। और तब कश्मीर के राजा ने भारत से मदद मांगी। भारत ने उनसे कहा कि आप हमारे साथ में जोड़ो, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करो तो हम आपकी मदद करेंगे। कश्मीर ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भारत के साथ साइन किए। इसी के साथ पूरा कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया लॉफुली। और फिर भारत ने अपनी सैनिक टुकड़ियों को भेज के पाकिस्तान को खदेड़ना शुरू किया, जो श्रीनगर से कुछ किलोमीटर्स की दूरी तक पहुंच चुके थे। और खदेड़ते 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 एक साल में उनको वहां तक ले गए जो आज एलओसी के नाम से हम जानते हैं। और तभी पंडित नेहरू इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में ले गए और यूएनओ ने इन दोनों कंट्रीज के बीच में सीज फायर करवा दिया, जिसकी वजह से हमने पाकिस्तानियों को जहां तक खदेड़ा था वहीं तक पाकिस्तानी खदेड़ के रोक दिए गए। अगर ये सीज फायर नहीं होता तो हम उनको और पीछे खदेड़ सकते थे, लेकिन ये सीज फायर हो गया और दोनों के बीच में एक सीज फायर लाइन बन गई, जिसको 1971 में लाइन ऑफ कंट्रोल का नाम दे दिया गया। और एक बड़ा हिस्सा कश्मीर का पाकिस्तान के पास रह गया, जिसे हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान कहते हैं। इसके साथ आज का हमारा जो भारत है वो शेप में आता है। और इसी के साथ मॉडर्न हिस्ट्री का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।